Good afternoon, everyone. COE STM Kolkata welcomes all the participants for today's RDLS session. Today's topic is comprehensive guidance on viral load testing in PLHIV under NECP. Today's topic will be covered in Hindi. In case you have any questions, please put them in the chat box so we can take them at the end of the session. The speaker today is Dr. Prasanjit Saha. Dr. Prasanjit Saha sir has completed his MBBS and has a diploma in maternity and child welfare and a fellowship in HIV medicine. He is currently the senior medical officer at the ART Center, Medical College and Hospital, Kolkata. He has been a resource person for healthcare professionals in numerous trainings and workshops across various forums since 1998. He has extensive experience working with various organizations in community health, STD and HIV, sexual health, and drug use disorder. He was also empaneled as the Saksham Expert Master Trainer for the Global Fund Round 7 at the University of Calcutta. We welcome you, sir, for today's session and request you to start the session. थैंक यू मैडम। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। सबको हार्दिक शुभकामनाएं, नमस्कार। आज का जो सेशन है उसको उसका टॉपिक है कॉम्प्रिहेंसिव गाइडेंस ऑन वायरल लोड टेस्टिंग इन PLHIV अंडर NSCP। यानी कि जो वायरल लोड टेस्टिंग हम लोग करते थे NSCP में, उसका कुछ बदलाव आया हुआ है, उसका कुछ गाइडेंस मिल रहा है हम लोग को। कैसे मिला हम लोग को ये गाइडेंस? 2 मई 2024 में एक तो OM आ चुके हैं। वहां पे बोला गया है कि रूटीन वायरल लोड टेस्टिंग का टाइमिंग कुछ बदल गया है। कुछ सही है, कुछ बदल गया है। जैसे कि न्यू PLHIV इनिशिएटेड ऑन ART, उसको कब कब वायरल लोड टेस्टिंग करना चाहिए। यानी कि सेकेंड और थर्ड लाइन ART में अगर दवाई शुरू हो जाते हैं, उनको कब कब वायरल लोड टेस्टिंग करना जरूरी है। उसका बाद और एक पॉइंट यहाँ पे है OM में, जो HIV पॉजिटिव प्रेग्नेंट वुमन है, उसको कुछ एक्स्ट्रा वायरल लोड टेस्टिंग करने का जरूरत है। उसका बारे में भी डिटेल में बोला गया है। हम लोग इसके लिए आलोचना करेंगे। उसका बाद है कि कोई पेशेंट LFU हो चुका है एंड ही कम बैक्स फॉर री एंगेजमेंट, वो वापस ट्रैक बैक हो चुका है, उसका भी वायरल लोड कब करेंगे, कैसे करेंगे, उसका बारे में भी हम लोग आलोचना करेंगे। इस OM में ये भी बोला गया है कि एड्योरेंस एनहांस एड्योरेंस काउंसलिंग जो होता है अनसप्रेस वायरल लोड में इन PLHIV, उसके लिए अभी कुछ एक्स्ट्रा एनहांस एडवांस काउंसलिंग होता है। पहले एक होता था, अभी 2 होगा, कुछ कुछ कारण में, कुछ कुछ क्राइटेरिया में। उसका बारे में भी हम लोग विशद आलोचना करेंगे। नेक्स्ट ये वाला है अपडेटेड वायरल लोड टेस्टिंग एल्गोरिदम, जो 2 में आया था 2024 में। आप लोग शायद सभी देख चुके हैं। कोई नहीं देखा तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए। मुझे लगता है तो सभी देख चुके हैं, क्योंकि सभी आर्टिस्ट सेंटर से आप लोग कनेक्टेड हो। और यहाँ पे ये जो एल्गोरिदम दिया गया है, पहले ऐसा नहीं था। पहले लेफ्ट साइड में जो है वो वाला नहीं था, लेकिन अभी आ चुके हैं। लेकिन इसका बारे में हम विशद डिटेल आलोचना करेंगे, डिस्कशन करेंगे थोड़े देर बाद। पोल 1, श्वेता मैम। Yes, sir. पोल 1। Yeah, we'll run the poll one, sir. सभी पार्टिसिपेंट्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर करिए। एज पर माय अंडरस्टैंडिंग मेन पर्पस ऑफ वायरल लोड टेस्टिंग इज, इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप अपने स्क्रीन पे क्लिक कर सकते हैं। जो भी आंसर आपको लगे सही है प्लीज क्लिक कीजिए। टोटल हमारे पास 7 ई पोल क्वेश्चंस होंगे।
मैम अभी पोल खत्म करें? जी सर। हाँ, डन सर। I'll start. यस सर। ओके, ये जो पोल है यहाँ पे लिखा है कि हमारा अंडरस्टैंडिंग में वायरल लोड टेस्टिंग का मूल उद्देश्य क्या है, मेन पर्पस क्या है। ऑप्शन ए में है टू टेक डिसीजन फॉर स्विच टू सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन, टू अंडरस्टैंड रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट, यानी कि पेशेंट ट्रीटमेंट में कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, उसका लिए हम लोग जानकारी मिलेगा वायरल लोड टेस्टिंग में। या टू असेस परफॉर्मेंस ऑफ द एआरटी सेंटर, होल एआरटी सेंटर काम कर रहा है, फाकीबाजी कर रहा है, सही टाइम पे नहीं आता है, इसके लिए परफॉर्मेंस ऑफ द एआरटी सेंटर के लिए ये वायरल लोड टेस्टिंग किया जाता है। ऑप्शन डी में है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन ई है ऑल ऑफ द अबव। लेकिन हमको बहुत अच्छा लगा ये पोल का रिजल्ट देखकर। सब लोग 65% बी में पोल किया था, करेक्ट, वेरी गुड। क्योंकि हमारा उद्देश्य है रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट। वायरल टेस्टिंग का मूल उद्देश्य है वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। जैसे कि हम लोग क्लास में पढ़ाई करते हैं, एंड ऑफ द क्लास हम लोग को परीक्षा देते हैं ना, उससे पता चलता है हम लोग कितना पढ़ाई किया, कितना अंडरस्टैंड किया। सेम सेम सिमिलरली, अगर हम लोग वायरल लोड टेस्टिंग करें, हम लोग को पता चलेंगे कि पेशेंट कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। वेरी गुड आंसर 65। मुझे अच्छा लगता और भी कोई पूरा 100% से सिक्स आंसर भी में पोल में टिक करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नहीं हो रहा है। हाँ, रूटीन वायरल लोड मॉनिटरिंग। हम लोग वायरल लोड मॉनिटरिंग कब करें? अंडर एनएससीपी, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम में वायरल लोड टेस्टिंग इज डन टू मॉनिटर द ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स। पेशेंट का ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स के लिए हम लोग एक वायरल लोड मॉनिटरिंग करते हैं, एआरटी सेंटर का परफॉर्मेंस के लिए नहीं करते हैं। तो अगर हम लोग करेंगे, लेकिन ये बात याद रखना जरूरी है कि हम लोग HIV-1 इन्फेक्शन के लिए ही करते हैं। ये जो टेस्टिंग मैकेनिज्म है, अब तक एनएससीपी में खाली HIV-1 को ही वो मॉनिटर कर सकता है। ये टेस्ट HIV-2 के लिए एप्लीकेबल नहीं है अब तक। सो हम लोग कोई भी HIV-1 इन्फेक्शन के लिए हम लोग वायरल टेस्टिंग कर सकते हैं। एटलीस्ट 6 महीना तक वो एआरटी खाएगा, उसका बाद, उसका पहले नहीं। और इसका साथ और एक चीज याद रखना जरूरी है, जो पेशेंट HIV-1 एंड HIV-2 को इन्फेक्टेड है, उसके लिए भी हम वायरल लोड मॉनिटरिंग कर सकते हैं, क्योंकि उसमें HIV-1 कंपोनेंट है। बिकॉज HIV-1 इज ऑल्सो ए कॉजेटिव एजेंट इन, वो पेशेंट का अंदर में HIV-1 भी मौजूद है। तो इसलिए HIV-1 जहाँ पे है, हम लोग वायरल लोड मॉनिटरिंग जरूर करेंगे। लेकिन HIV-2 हम पहले ही बोल चुके हैं, HIV-2 हमारा पास जो साधन है, हमारा पास जो मैकेनिज्म है वायरल लोड टेस्टिंग का, उससे मॉनिटर नहीं कर पाएंगे अभी तक। सो इसलिए HIV-2 का मॉनिटरिंग हम लोग हर वक्त हम लोग CD4 टेस्टिंग से करेंगे। और एक बात भी हमको बोलना चाहिए, और क्लिनिकल मॉनिटरिंग हम लोग हर वक्त करते रहेंगे। ऐसे नहीं कि हम लोग वायरल लोड मॉनिटरिंग किया और क्लिनिकल मॉनिटरिंग नहीं किया, वो तो नहीं चलता है ना, वो तो नहीं बनता है। तो इसलिए क्लिनिकल मॉनिटरिंग जारी रहेंगे। हम लोग देखेंगे वो स्टेज 1, T1 से T2, T3, T4 में जा रहा है या नहीं, न्यूली इमर्जिंग T3, T4 डिजीजेस आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो हम लोग उसको ख्याल रखेंगे। लेकिन वायरल लोड मॉनिटरिंग के लिए हम लोग HIV के लिए करेंगे, 2 के लिए हम लोग CD4 का इस्तेमाल करेंगे। पोल 2, श्वेता मैम। यस सर। किरण सर, so it will be displayed with the slides, sir, ओके, each time. Yeah. Requesting participants to please attempt the e-poll.
सो हम देख रहे हैं कोई हम बोले जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वायरल लोड टेस्टिंग पीएलएचआईवी में ऑन फर्स्ट लाइन में कब कब होगा। हाँ, ये ऑप्शन है। फर्स्ट लाइन में जो दवाई खा चुके हैं मिनिमम 6 महीना, कब कब होना चाहिए फर्स्ट लाइन एआरटी में। फर्स्ट लाइन एआरटी में कब कब होगा। तो हम ऑप्शंस ए है हर 6 महीना, ऑप्शन बी है हर 12 महीना, ऑप्शन सी है 6 महीना एआरटी खाने के बाद, 12 महीना एआरटी खाने के बाद आफ्टर इनिशिएशन, एंड उसके बाद हर 12 महीना यानी देयर आफ्टर एनुअली। और डी ऑप्शन है एट बेसलाइन, शुरुआत का पहले एंड हर 6 महीना। सो हम देखें 82% एकदम वंडरफुल एट सी ऑप्शन आप लोग चुने हैं कि दवाई शुरू होने का 6 महीना बाद करना चाहिए हम लोग को, क्योंकि दवाई नहीं खाएंगे तो बेसलाइन में करने से क्या फायदा। इसलिए 6 महीने के बाद हम लोग करेंगे, उसका बाद और 6 महीना यानी दवाई शुरू होने का 12 महीना के बाद करेंगे, उसका बाद एनुअली हम करेंगे। ये वाला एकदम सही है, 82% गिव द राइट रिजल्ट। पोल थ्री, पोल थ्री का जो पोल थ्री का जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द शेड्यूल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ वायरल लोड टेस्टिंग, जो सेकंड लाइन और थर्ड लाइन एआरटी के ऊपर है। जो पेशेंट जो पीएलएचआईवी सेकंड लाइन एंड थर्ड लाइन दवाई खा रहे हैं, उसका वायरल लोड टेस्टिंग जो रूटीन टेस्टिंग है, हम लोग रूटीन टेस्टिंग का बात यहाँ पे कर रहे हैं। जो नॉर्मल सीक्वेंस क्या है, रूटीन टेस्टिंग का सीक्वेंस क्या है, उसका बारे में हम लोग जाने। ऑप्शन है हर 6 महीना में, ऑप्शन है हर 12 महीना में, ऑप्शन सी है नो फिक्स फ्रीक्वेंसी, जब मन चाहे कर सकते हैं, 3 महीना में, 4 महीना में, 10 महीना में, जब मन चाहे, नो फिक्स फ्रीक्वेंसी। और डी ऑप्शन है जब भी कोई नया सिम्टम्स आए, ट्रीटमेंट फेलियर का सिम्टम्स आए, सो हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग देखिए उत्तर क्या होता है यहाँ पे। सब लोग प्लीज चैट बॉक्स में डाल दीजिए, पोल कर दीजिए। यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं, हम लोग बात करें यहाँ पे रूटीन वायरल लोड टेस्टिंग के बारे में, शेड्यूल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ वायरल लोड टेस्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो उत्तर हम लोग सुने क्या हो सकता है। तो उत्तर क्या, ऑप्शन तो हम बोल चुके हैं। सेकेंड लाइन एंड थर्ड लाइन एआरटी में हम लोग वायरल लोड टेस्टिंग करते हैं रूटीनली हर 6 6 महीना में। 6 महीना, 6 महीना, 6 महीना, 6 महीना, ये अंतर होता है फर्स्ट लाइन एआरटी का साथ। फर्स्ट लाइन एआरटी में हम लोग करते हैं 6 महीना, 12 मंथ, उसके बाद हर 12 महीना। लेकिन सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन एआरटी में हम लोग हर 6 महीना में करते हैं। एवरी 12 मंथली हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग जल्दी जल्दी करना चाहते हैं। नो फिक्स फ्रीक्वेंसी सही नहीं है, जरूर फिक्स फ्रीक्वेंसी होता है। और वेन एवर सिम्टम्स ऑफ ट्रीटमेंट फेलियर अपीयर, जरूर वो तो है ही है, लेकिन ये रूटीन के ऊपर नहीं आता है, ये रूटीन का अंदर में नहीं है। जरूर जब भी हम लोग ट्रीटमेंट फेलियर होगा क्लिनिकली और वायरोलॉजिकल हम लोग करेंगे ही। लेकिन हम लोग का अगर शेड्यूल फ्रीक्वेंसी बोला जाए, उसका मतलब रूटीन वायरल लोड कब करेंगे, तो हम लोग ऑप्शन ए ही बोलेंगे, वो एवरी 6 मंथली। पोल 4 आया। पोल पोल 4 का क्वेश्चन है व्हाई एन एडिशनल वायरल लोड। एक प्रेगनेंसी में 32 to 36 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में, गर्भवती अवस्था में हम लोग एडिशनल वायरल लोड करते हैं। क्यों करते हैं? एक तो रूटीन वायरल तो हम लोग करते ही रहते हैं, फिर उसके ऊपर और एक तो एक्स्ट्रा एडिशनल क्यों करेंगे? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन है काफी, हम लोग ऑप्शन के बारे में जानकारी करें।
ऑप्शन ए है नॉट रिक्वायर्ड इफ डन इन द लास्ट 6 मंथ्स। लास्ट 6 महीने में एक बार कर चुके हैं रूटीनली तो दरकार ही नहीं है 30 to 36 वीक्स में। ऑप्शन बी है नॉट रिक्वायर्ड इफ अडेरेंस इज गुड। अगर अडेरेंस अडेरेंस बहुत अच्छा है तो करने का दरकार ही नहीं है। नंबर सी है कि टू डिसाइड अप्रोप्रिएट इन्फेंट प्रोफाइलेक्सिस, बच्चे को क्या दवाई दिया जाए उसके लिए। डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो हम लोग वेट करते हैं क्या आंसर देंगे। तो आंसर होगा हम लोग करते हैं टू डिसाइड ऑन द अप्रोप्रिएट इन्फेंट प्रोफाइलेक्सिस। जरूर हम लोग 6 महीना 12 महीना 12 12 महीना करते ही रहेंगे फर्स्ट लाइन निआरटी में, या सेकेंड लाइन का कोई प्रेग्नेंट पेशेंट है हर 6 महीना में करते जरूर करेंगे। इसके साथ कोई चेंज नहीं होने वाला है। इसका जो रूटीन शेड्यूल है वो तो चलेगा ही। लेकिन बोला जाता है 32 to 36 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में हम लोग एक तो एक्स्ट्रा वायरल लोड करेंगे, ये एडिशनल वायरल लोड करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इससे हम लोग को पता चलेगा पेशेंट का वायरल लोड, गर्भवती महिला का वायरल लोड सप्रेस्ड है या अनसप्रेस्ड है। अगर वो सप्रेस्ड है हम लोग बोलेंगे बच्चा है लो रिस्क इन्फेंट। अगर अनसप्रेस्ड है हम लोग बोलेंगे हाई हाई रिस्क इन्फेंट। लो रिस्क इन्फेंट होने से हम लोग क्या देते हैं? सिर्फ नेविरपिन और नहीं तो जिरोविन सम केसेस 6 वीक्स तक। और हाई रिस्क इन्फेंट होने से हम लोग डुअल प्रोफाइलेक्सिस लगते हैं। अगर सप्रेस है सिंगल प्रोफाइलेक्सिस और डुअल प्रोफाइलेक्सिस लगते हैं जब अनसप्रेस है। सो हमारा उद्देश्य है इन्फेंट प्रोफाइलेक्सिस हम कौन सा चुने, कैसा दे, डुअल या सिंगल, कितना दिन का दे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम लोग नहीं जानेंगे 32 to 36 वीक्स में हमको पता नहीं चलेगा, कोई भी क्लिनिशियन दवाई प्रिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे सही तरीके से। कोई बोला नॉट रिक्वायर्ड इफ अडेरेंस इज गुड, नहीं अडेरेंस गुड होना बहुत अच्छी बात है लेकिन ये कोई ठोस सबूत तो नहीं है ना। ठोस सबूत तो नहीं होता है। वायरल लोड रिपोर्ट अगर डॉक्यूमेंटेड नहीं होगा हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा दवाई दे, सिंगल या डुअल प्रोफाइलेक्सिस। और अगर 6 महीने में किया सही बात है, लेकिन अगर वो 32 या 36 वीक्स का पहले हो चुका है तब तो नहीं होगा ना। इसलिए हमको 32 to 36 वीक्स में प्रेगनेंसी जरूर करना है, जरूर करना है। और रूटीन जैसा है, रूटीन वायरल लोड जैसे करना है वो जरूर चलेगा, इसके साथ कोई इसका विरोध नहीं है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। वायरल लोड टेस्टिंग शेड्यूल हम लोग दोबारा फिर से एक बार देख लेते हैं। टाइमिंग्स ऑफ वायरल लोड टेस्ट। पीएलएचएवी ऑन फर्स्ट लाइन, जो पीएलएचएवी फर्स्ट लाइन ले रहा है हम लोग कब करेंगे? एक 6 महीना में करेंगे, 12 महीना में करेंगे एंड देयर आफ्टर एनुअली करेंगे। हर 12 12 महीने करेंगे। पहले 6 महीना, उसके बाद 12 महीना, उसके बाद हर 12 12 महीने करेंगे। कब करेंगे? दवाई शुरू होने के बाद 6 महीने से शुरू होता है ये। हर आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ ART इनिशिएशन, दवाई शुरू होने का 6 महीने का बाद से शुरू होता है ये साइकिल। और जो सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन ART का लाइन और थर्ड लाइन नहीं आती, हर 6 महीना से करेंगे। जब से सेकेंड लाइन शुरू हुआ या थर्ड लाइन शुरू हुआ, हर 6 महीना 6 महीना 6 महीना हम लोग करेंगे। यहाँ पे आप देखिए एक तो रेड से एक तो इम्पोर्टेंट नोट है। ये जो गाइडेंस हमको दिया गया है, ये जो गाइडेंस हम लोग को नया ओएम में दिया गया है, ये कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस है। मतलब सबको मिलजुल कर गाइडेंस बना है नैको ने। यहाँ पे बोला गया है irrespective of the treatment adherence level, एरर भलाई 95% हो, भलाई 92 हो, भलाई 85 हो, 76 हो, सही बात है। एडरेंस का बारे में हम लोग आलोचना करेंगे, डेफिनेटली कम एडरेंस अच्छी बात नहीं है, लेकिन जब वो एडरेंस इधर उधर हो जाता है वो कुछ फर्क नहीं होता है रूटीन टेस्टिंग शेड्यूल के ऊपर। दो चीज याद रखिए, एडरेंस को अच्छा करना है, उसका ऊपर ESC करना है, वो अलग बात है। लेकिन जो टेस्टिंग शेड्यूल है
उसका ऊपर एडहेरेंस कोई असर नहीं फेंकता है, कोई असर नहीं करता है। रूटीन शेड्यूल का जैसे ही चलेगा, उससे एडहेरेंस कोई बैरियर होकर खड़ा नहीं हो जाता है। ओके, वहां पे एक ही चीज और एक चीज बोला है, प्लाज्मा वायरल लोड हम लोग रिकमेंड करते हैं, नैको ने ये गाइडेंस दिया है हमको फॉर ऑल HIV पॉजिटिव प्रेग्नेंट वुमन। जो भी महिला गर्भवती है जो HIV पॉजिटिव है, भला ही वो फर्स्ट लाइन में हो, भला ही सेकंड लाइन में हो, भला ही थर्ड लाइन में हो, जो भी लाइन में हो उसको, लेकिन 32 to 36 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी हम लोग वायरल लोड टेस्टिंग करेंगे। शायद वो ड्यूरेशन ऑफ ART 10 साल हो, ड्यूरेशन ऑफ ART 5 महीना हो, जो जितना भी हो, लेकिन ये जो स्पेशल कैटेगरी है, ये जो स्पेशल कैटेगरी प्रेग्नेंट वुमन, स्पेशली वो जब स्टेज में है 32 to 36 वीक्स ऑफ एमेनोरिया और प्रेगनेंसी, तब हम लोग जरूर करेंगे। बोल नहीं सकता 5 महीना खाया है, बोल नहीं सकता 10 साल तो खाया है ना, और 2 महीना पहले उसका रूटीन वायरल हो चुका है, वो TND आया था, जो भी हो, लेकिन हम लोग 32 से 36 वीक ऑफ प्रेगनेंसी जरूर करेंगे। ये गाइडेंस हमको दिया गया है। क्यों दिया गया है? टू डिटरमिन द रिस्क ऑफ HIV ट्रांसमिशन टू द बेबी। वैसे ही हम बोल चुका है, सप्रेस्ड होगा तो लो रिस्क इन्फेंट होगा, सप्रेस नहीं होगा तो हाई रिस्क इन्फेंट होगा। एंड उसका ऊपर निर्भर करके हम लोग सिंगल ड्रग देंगे, सिंगल ARV प्रोफाइलिक्स देंगे। अगर अनसप्रेस से हम लोग डुअल प्रोफाइलिक्सिस देंगे। और एक बात यहाँ पे याद रखना जरूरी है, जो भी पेशेंट ट्रांजिशन हुआ है, जो सब्स्टिट्यूटेड है या स्विच्ड है, क्या करेंगे? एक ही जैसा करेंगे। 6 महीना में एक तो करेंगे, एक 12 महीना में करेंगे, एंड उसका बाद हर 12 महीना करेंगे, 1 ईयरली करेंगे फर्स्ट लाइन में। और अगर वो सेकेंड और थर्ड लाइन का पेशेंट है, स्विच होने से हम लोग सेकेंड 6 मंथ 12th मंथ एवरी 6 मंथ में करेंगे। अगर सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन है, हम लोग हर 6 महीने में करेंगे। और कभी सब्स्टिट्यूटेड किया है, फॉर एग्जाम्पल 2 साल का पहले हम लोग का DTG आया, जब हम लोग देखे वायरल सप्रेस से हम लोग DTG में चेंज कर दिया ना, PI को NNRTI को, तब क्या किया हम लोग ने? 6 महीना 12 महीना 12 महीना तक करते रहे। इसको करना पड़ेंगे। और एक क्लास में हम लोग क्या बोले, ARTC मेडिकल ऑफिसर जो है, जो SMO MO है, वो जरूर एक तो एडिशनल वायरल टेस्टिंग के लिए रिक्वेस्ट कर ही सकते हैं, क्योंकि वो पेशेंट को देख रहा है, वो पेशेंट का हिस्ट्री ले रहा है, क्लिनिकली देख रहा है। कोई न्यूली इमर्जिंग स्टेज 3 स्टेज WHO स्टेज 3 स्टेज 4 डिजीज आ रहा है, डेफिनेटली उसका ये हक बनता है। क्लिनिकली वो देखेंगे उसका स्टेजिंग बढ़ रहा है, T स्टेजिंग बढ़ रहा है, स्टेज T1 से T3 T4 हो रहा है, उसका जरूर संदेह होगा, उसका क्लिनिकल सस्पेशन होगा, निडल ऑफ सस्पेशन जाएगा। अरे ये एक्टिव फेलियर तो नहीं है ना, ये ट्रीटमेंट फेलियर तो नहीं है ना, जरूर वो एक तो एडिशनल रिक्वेस्ट कर सकता है। तो ये ओन डिस्क्रिप्शन है, इट द डिस्क्रिप्शन लाइज विद द डॉक्टर ऑफ द एक्टिव सेंटर। ये जो हम लोग तो ट्रैफिक लाइट देख रहे हैं ना, एकदम लग रहा है ना ट्रैफिक लाइट है ये, रेड एम्बर या येलो, और उसके बाद ग्रीन है। ये है क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ HIV-1 वायरल रिजल्ट्स। हम थोड़ा पहले ही बता चुके थे, आप लोग जानते भी हो कि HIV-2, ये जो वायरल टेस्टिंग करते हैं, हमारा पास कोई साधन नहीं है, हमारा पास कोई मशीन नहीं है, कोई टेस्ट किट नहीं है, जैसे कि HIV-2 हम उसका मॉनिटर कर सकते वायरल लोड से। सो नेचुरली हम लोग HIV-1 का ही वायरल लोड टेस्टिंग करते हैं। तो उसका रिजल्ट जब आता है, हम लोग एक 3 स्तर में उसको भाग करते हैं, वो क्लासिफाई होता है 3 स्तर में। हम नीचे से शुरू करें, नीचे में है ग्रीन। ग्रीन मतलब गो, सो ग्रीन इज अनडिटेक्टेबल, TND। TND का मतलब है वायरस नॉट डिटेक्ट, अनडिटेक्टेबल, नॉट डिटेक्टेड। उसका मतलब क्या है? ART काम कर रहा है, ये ART जो पेशेंट खा रहा है, काम कर रहा है, लेकिन उसका वायरस को मेजर नहीं कर पा रहा है, इतना कम है, मेजर ही नहीं कर पा रहा है। हमारा पास जो मशीन और टेस्टिंग किट्स है, वो मेजर नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब ये भी बनता है U इक्वल टू यू। U इक्वल टू यू मतलब अनडिटेक्टेबल इज इक्वल टू अनट्रांसमिटेबल।
जिसको दिखाई नहीं जाता है वो फैलता भी नहीं है, जिसको दिखाई नहीं जाता मशीन में वो फैलता भी नहीं है। WHO NACO भी बोलता है जीरो रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन टू सेक्सुअल पार्टनर। अगर हम लोग देखें हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन में, स्पेशली मैन टू वुमन, तो इसमें ट्रांसमिशन चांस जीरो बोला जाता है, बिकॉज यू इक्वल टू यू, जो अनडिटेक्टेबल है वो ट्रांसमिटेड नहीं होता है। सो जीरो रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन टू सेक्सुअल पार्टनर्स। लेकिन नैको ये भी बोलता है, लेकिन मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन लेकिन जीरो नहीं बोला जाता है। द फ्रेज दे यूज इज मिनिमल रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन। थोड़ा सा चांस है, जीरो नहीं बोला जाता है, मिनिमल रिस्क ऑफ चांसेस फ्रॉम माँ टू बच्चा को ट्रांसमिशन। इसका मतलब ये भी है HIV लेकिन चला नहीं गया है, HIV वैनिश नहीं हो गया है अपना बॉडी से। कोई कोई पेशेंट लोग बोलता है, शायद हमको भी बोलता है, आप लोग को भी बहुत सुने हो, डॉक्टर हमारे पास तो ब्लड में तो वायरस नहीं है, मतलब हम सही हो गया है ना। ना, जरूर वो पेशेंट अच्छे से दवाई खा रहा है, उसका अध्ययन भी बहुत सुंदर है। रिएफर्म द पेशेंट, पॉजिटिव reinforcement इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेशेंट, बिकॉज ट्रीटमेंट फेटिक बहुत जल्दी से सेट इन करता है। लेकिन उसको बोलना चाहिए, जरूर ब्लड में नहीं है, प्लाज्मा में नहीं दिख रहा है, लेकिन इसका लेकिन आपका वायरस छुप के है, वो रिजर्वर में छुप के है, इस हाइबरनेट इज स्टेइंग इन रिजर्वायर्स। और पेशेंट को ये भी सलाह हम लोग देंगे, आप जितना सुंदर से दवाई खा रहे हो, एडरेंस सही से खा रहे हो, ठीक टाइम में मेंटेन कर रहे हो, वैसे ये सेम मेडिसिन वैसे ही करते रहना। अभी हम लोग आ जाए एम्बर या येलो कलर में, वहां पे जो वायरल लोड हम लोग देख रहे हैं वो बिलो 1000 कॉपीज पर ml है। इसका मतलब है वायरस सप्रेस है जरूर, 1000 का नीचे मतलब वायरस सप्रेस है, लेकिन ये अनडिटेक्टेबल नहीं है। सो इसका मतलब क्या है, इसका इंडिकेशन क्या है, इसका इंटरप्रिटेशन है, दवाई काम कर रहा है, ये दवाई भी खाना चाहिए, लेकिन कभी कभी इसका एडरेंस इधर उधर हो रहा है। इसका साथ आप लोग बैठिए, काउंसलर बैठना चाहिए, डॉक्टर भी बैठेंगे, बोलेंगे आपका दवाई तो काम कर रहा है, मतलब आप थोड़ा सा एडरेंस में ध्यान दीजिए। कोई भी मुश्किल है, दिक्कत है, जो बैरियर फेस कर रहे हो, वो काउंसलर का साथ, डॉक्टर का साथ शेयर कीजिए। दे विल हेल्प यू टू क्रॉस द बैरियर्स, आपको हेल्प करेंगे। तो रेड में पहुंच चुके हैं, रेड मतलब स्टॉप, मतलब खतरनाक, वार्निंग, कॉशन। तो यहाँ पे वायरल लोड है 1000 कॉपीज इक्वल टू और मोर देन 1000। हम लोग को पता है अनसप्रेस का मतलब इक्वल टू और मोर देन 1000 कॉपीज पर ml इज अनसप्रेस। यहाँ पे लिखा है वायरस इज नॉट सप्रेस, वायरस सप्रेस नहीं है। यहाँ पे दो मतलब हो सकते हैं, दो इंटरप्रिटेशन हो सकता है। यहाँ पे हो सकता है दवाई काम कर रहा है, शायद काम कर रहा है दवाई, क्योंकि अगर हम लोग देखें DTG लास्ट 2 साल से शुरू हुआ है, बहुत नया है दवाई, इतना जल्दी वो ड्रग रिजर्व कैसे हो सकता है, अच्छी दवाई है, हाई जेनेटिक बैरियर है उसका, लेकिन शायद काम कर रहा है। लेकिन हम लोग जो पेशेंट है वो ठीक तरीका से प्रॉपरली दवाई नहीं खा रहे हैं, इसलिए हम लोग बोले शायद काम कर रहा है, लेकिन द पेशेंट इज नॉट टेकिंग द मेडिसिन प्रॉपरली, सही तरीका से सही टाइमिंग पे नहीं खा रहा है। और एक इंटरप्रिटेशन है, और एक ऑप्शन हो सकता है दवाई काम नहीं कर रहा है, उसका रेजिस्टेंट हो चुका है, दवाई रेजिस्टेंस हो चुका है, और ये इट्स अ रियल केस ऑफ ट्रीटमेंट फेलियर। सो नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड, पोल 5। क्वेश्चन 5, पोल 5 में एक क्वेश्चन है, फॉर PLHIV और ART, जो PLHIV ART दवाई खा रहे हैं लास्ट 6 महीना से, हम लोग कब करेंगे, कब करेंगे वायरल लोड टेस्टिंग, जिसका एडहेरेंस है बिलो 95%। जो बंदा जो PLHIV दवाई खा रहा है लास्ट 6 महीना से, जिसका एडहेरेंस बिलो 95% है, उसको वायरल कब करेंगे, इसका तो जानकारी होना चाहिए हम लोग को।
आप लोग आंसर डालिए। सर आंसर्स आ गए हैं। ओके। 31% feel it is wait till adherence improves to more than 95%, ओके। and 67% feel that it should be done as per schedule, irrespective of adherence. ओके, थैंक यू मैम। इसमेल जी हैं, तो हो गया ये वाला। सो जो क्वेश्चन था ना, जो पीएलएचए और नयाती 6 महीने से दवाई खा रहे हैं लेकिन उसका एड्योरेंस अच्छा नहीं हो रहा है, बिलो 95% हो रहा था, तो हम लोग क्या करें, वीएलटीएस करें या ना करें? ये रूटीन वायरल लोड टेस्टिंग का बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ऑप्शन ए है, जब तक दवाई नहीं खाया तो एड्योरेंस इतना अच्छा नहीं है, उसको वायरल लोड करके क्या फायदा, क्या मतलब है, उसका तो वायरल लोड अच्छा नहीं आएगा। और बी का ऑप्शन है, एज पर शेड्यूल इररेस्पेक्टिव ऑफ एडहेरेंस। 67% लोग सही उत्तर दिया। हम लोग रूटीन वायरल लोड टेस्ट हम लोग एडहेरेंस के ऊपर निर्भर नहीं करेंगे। जरूर एडहेरेंस हम पहले भी बता चुके हैं, एडहेरेंस बहुत इंपॉर्टेंट मसला है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर इसके ऊपर हम लोग काम करेंगे, हम लोग आलोचना करेंगे, लेकिन रूटीन वायरल लोड टेस्टिंग के ऊपर एडहेरेंस का कोई शैडो नहीं आता है, वो उसका ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो रूटीनली करना है तो वो करना है, इररेस्पेक्टिव ऑफ एडहेरेंस। हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। हम्म, जो वीएल टेस्टिंग, जो पीएलएचएवी जिस ऑन एआरटी है, जिसका एडहेरेंस बिलो 95% है। ये जो पहले वाला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन वही है। यहाँ पे जो आंसर हमने दिया है, जो नैको ने हमारे लिए वो नया ओएम बनाया है, वहां पे बोला है इरेस्पेक्टिव ऑफ एडहेरेंस। ये जो सेकेंड ऑफ मे का ओएम है, ये है इंक्लूड किया गया है, था पहले ओएम में ऐसा नहीं था। तो क्या बोला गया है, हमारा जो एडहेरेंस है उसका हम लोग साइड में रखेंगे। जो डेट आता है, जो एडहेरेंस के, जैसे कि सेकेंड लाइन या थर्ड लाइन हो, हर 6 महीना 6 महीना 6 महीना, और जो फर्स्ट लाइन में है, दवाई शुरू होने के बाद 6 महीना 12 महीना और 12 महीना कट के, तो हम लोग करते ही जाएंगे। एडहेरेंस का तरफ हम लोग ध्यान नहीं देंगे इसके लिए। एडहेरेंस दूसरा मसला है, हम लोग बाद में उसको निपटाएंगे। यहाँ पे और एक बात भी याद रखना चाहिए हम लोग को, एनी पीएलएचआईवी जो 6 महीना दवाई खा चुके हैं, लेकिन कुछ कुछ कारण के लिए, शायद हो सकता है एड्रेस इतना पुअर था इसलिए, तो उसको वायरल लोड टेस्टिंग कर नहीं पाए हम लोग। वो इतना खराब था, वो वायरल टेस्टिंग का जब डेट पढ़ते थे, जब वायरल लोड टेस्टिंग होता था, वो बंदा आते ही नहीं थे पीएलएचआईवी उस दिन, लेकिन आते थे शायद 3 बजे आया है एयरटेक पिल पिकअप के लिए, शायद नहीं हो चुका है उसका पहले, एक बार भी नहीं हो चुका है। लेकिन नैको बोल रहे हैं हम लोग को, दिस इज इंक्लूडेड इन द न्यू ओएम। ये ओएम में इंक्लूडेड है, बोला गया है, जिसको एक बार भी वायरल लोड नहीं किया गया है उसको शुड बी प्रायोरिटाइज। उसको पहले हम लोग लेंगे, उसको पहले उसको भेजेंगे, उसको अव्वल नंबर बनाएंगे, उसको सामने रखेंगे। ही और शी और दे शुड बी प्रायोरिटाइज फॉर वायरल लोड टेस्टिंग इररेस्पेक्टिव ऑफ एडहेरेंस इशू। तो वो कभी नहीं किया है, उसके बारे में तो हम जानेंगे नहीं कभी। सो हम लोग को जरूर करना है। आप लोग जरूर बोल सकते हो, करने का क्या मतलब है, वायरल तो ज्यादा ही आएगा ना, ये एड्रेस बिलो 95% है, क्या करने का मतलब है? मतलब है हम लोग और भी फोकस तरीके से उसको एड्रेस कर सकते हैं। जिसको 95% कम है, वायरल और नहीं किया है, हमको तो पता नहीं चलेगा। इट शुड बी डॉक्यूमेंटेड। विदाउट डॉक्यूमेंटेशन अगर हम लोग कैसे ये से शुरू करेंगे? इट शुड बी डॉक्यूमेंटेड, एवरीथिंग हैज टू बी डॉक्यूमेंटेड, सबको डॉक्यूमेंटेशन का दरकार है। याद रखिए, हमारा जो 2030 का वायरल लोड कैस्केड है, एसडीजी गोल का लास्ट वायरल का कैस्केड है, बिलो सप्रेस बिलो 95%। वो भी तो होना है ना, हम लोग को तो सही फिगर नहीं मिलेगा फिर। अगर हम लोग दवाई खा रहा है लेकिन वायरल लोड टेस्टिंग नहीं किया, अगर नहीं किया तो कितना सप्रेस है पता भी नहीं चलेगा। सो वी नीड द करेक्ट फिगर ऑल्सो ना, हमको सही फिगर भी हमको जानकारी होना चाहिए। और उसको अगर सही उसका हाई वायरल लोड आया है या अनसप्रेस है, तो हम लोग फोकस इफेक्टिव काउंसलिंग कर सकते हैं, इफेक्टिव स्टेप अप काउंसलिंग कर सकते हैं। अगर हम लोग नहीं करेंगे, वायरल लोड टेस्टिंग नहीं जानेंगे, तो पेशेंट आता ही रहेगा, नॉर्मल काउंसलिंग होता ही रहेगा, मतलब एक तो विशियस साइकिल बन जाएगा। ऐसा नहीं बनता है। उसको हम लोग प्रायोरिटाइज करेंगे, उसको हम लोग वायरल लोड टेस्टिंग करेंगे, फिर उसको हम लोग इफेक्टिव एंड फोकस काउंसलिंग दे सकते हैं थ्रू ईएससी। A viral load testing algorithm.
ये जो है ये नेशनल गाइडलाइंस फॉर एचआईवी केयर एंड ट्रीटमेंट 2021 का ये एल्गोरिदम है, आज का नहीं है। 2024 का भी गाइडलाइन है। हम लोग 21 का गाइडलाइन पहले देख लें। अगर हम लोग देखते हैं, कंडक्ट वायरल लोड काउंट एट शेड्यूल ड्यूरेशन, जैसे कि हम लोग का शेड्यूल है, रूटीन है, उससे हम लोग वायरल लोड टेस्टिंग करते हैं। उसका बाद हम लोग का रिजल्ट्स आता है। लेफ्ट साइड में जो है ये है नॉर्मल सप्रेस वायरल लोड, और राइट साइड में है अनसप्रेस वायरल लोड। जो हम मेरा जो कर्सर घूम रहा है ना, ये अनसप्रेस वायरल लोड है, ये है सप्रेस वायरल लोड। अगर सप्रेस वायरल लोड है तो 1000 कॉपीज पर एमएल में उसका कम हो गया है, तो कंटिन्यू द सेम रेजिमेन। पेशेंट को भरवा दीजिए, रीएश्योरेंस कीजिए, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कीजिए, बोलिए आप बहुत अच्छा से दवाई खा रहे हो, ऐसे ही दवाई खाते रहो, ऐसे ही एडहेरेंस होना चाहिए। और मॉनिटरिंग जैसे करते थे करना। और राइट साइड में फेलियर का केस है, हाई अनसप्रेस वायरल लोड है, 1000 और उससे ज्यादा था, तो काउंसलर टू प्रोवाइड एड्योरेंस, स्टेप अप एड्योरेंस काउंसलिंग हम लोग देंगे। स्टेप अप एड्योरेंस पैकेज हम लोग को याद है, एक तो है ना, जब डिफरेंशिएटेड सर्विस डिलीवरी मॉडल है वहां पे पैकेज सी है, पैकेज बी है जिस जो नॉन स्टेबल पेशेंट विद सप्रेस वायरल लोड है, पैकेज बी। और पैकेज सी है जो अनसप्रेस्ड है, जो लॉस टू फॉलो अप है, जो अनस्टेबल है, एंड अनस्टेबल पेशेंट है, हाई वायरल लोड पेशेंट है, ये पैकेज सी का पेशेंट है। सो हम लोग क्या करेंगे, स्टेप अप एड्योरेंस का प्रोटोकॉल इस्तेमाल करेंगे। पेशेंट को 3 महीना कंजिक्यूटिवली हम लोग स्टेप अप एड्योरेंस काउंसलिंग करेंगे, और हर महीना उसका इंडिविजुअली कॉन्जिक्यूटिवली हर महीना 95% एड्योरेंस होना चाहिए। अगर 3 महीना 95% के ऊपर है, इफ द आंसर इज यस, हम लोग वायरल लोड टेस्टिंग करेंगे। जब आंसर 1000 कॉपीज का नीचे आ गया तो नॉर्मल फ्लो में चला जाएगा, पेशेंट एक ही जैसा हो जाएगा। लेकिन अगर वायरल लोड उससे ज्यादा है, 1000 और उससे ज्यादा है, हम लोग ई रेफरल ससप में भेजेंगे फॉर फर्दर इवेल्युएशन। लेकिन वापस आ जाए, अगर उसका 95% नहीं हुआ तो पेशेंट को हम लोग क्या करते थे, वापस बैक टू काउंसलर फॉर 3 मंथ्स ऑफ स्टेप अप काउंसलिंग। लेकिन कब तक करे, इसका कोई क्लियर विजन हमारे पास सीआरटी सेंटर के पास नहीं था। ये जो कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन है, कॉम्प्रिहेंसिव गाइडेंस है, मई के बाद हम लोग को क्लियर हो चुके हैं। आज का जो हम लोग वेबिनार कर रहे हैं, इसके ऊपर ही हम लोग ये वेबिनार कर रहे हैं, हमको क्लियर होना जरूरी है। एक तो FAQ है, फॉर पेशेंट्स विथ अनसप्रेस्ड वायरल लोड, हाउ लॉन्ग ESC सेशंस टू बी कंटिन्यूड। ये जो बोल रहे हैं ना, जो अगर अनसप्रेस्ड वायरल लोड है, हम पीछे वाला में जा सकते हैं। पीछे वाला में देखिए, अनसप्रेस ये 95% नहीं है, 2 में है, 3 में नहीं हुआ। आपको पता चल गया ये 3 तो 95% नहीं हुआ। आपको पता है आपको वायरल नहीं कर पाओगे क्योंकि तीनों नहीं है। तो हम लोग ये फेस सेप अप काउंसलर काउंसलर के पास, ये 2021 का गाइडलाइन, तब हमको पता नहीं था कब तक करें, ये कब कब तक करें, ये 6 महीना 10 महीना कितना तक करे। अगर इन्हें उसका तो पता ही नहीं चल रहा है वो 95%, शायद हम लोग ART टीम पकड़ नहीं पा रहे हैं उसका वायरल लोड, उसका एड्रेंस का मूल बैरियर क्या है, शायद शायद वो खुलकर बात नहीं कर रहा है, शायद एज ए टीम हम लोग उसको हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। सो ये मसला रह जाता है। तो कब तक चले, जो रिपीट वायरल लोड करना है कब तक करें। अगर जब तक हम लोग वायरल नहीं करते उसको हम लोग सच में भेज भी नहीं सकता। एक तो वायरल हो चुका है जहाँ पे फेलिंग रिपोर्ट आ चुका है, फेलिंग रेजिमेंट में पेशेंट कितना तक रहे, ये बहुत कंफ्यूजिंग था, कंफ्यूजन था, पूरा धुंधला था। अभी क्लैरिटी आ चुका है। तो पोल 6 में आए, उसके बाद हम लोग आंसर देते हैं। पोल 6 का क्वेश्चन है, इन योर ओपिनियन एडहेरेंस वुड बी बेटर अमंग फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन ART।
अभी भी आंसर हम देख रहे हैं, अभी भी आंसर आ रहा है। तो शेयर रिजल्ट्स हो गया। तो इस्माइल जी, सो पोल 6 का क्वेश्चन था, आपका ओपिनियन में एडरेंस किसमें बेटर होना चाहिए? आपको क्या लगता है? ऑप्शन ए है पीएलएचवी ऑन फर्स्ट लाइन एआरटी जो खा रहा है, या ऑप्शन बी जो सेकंड या थर्ड लाइन एआरटी खा रहा है। यहाँ पे कोई आंसर सही या गलत नहीं है। शायद हम अभी पोल में देखा 72% ए में टिक किया हुआ है, 28% शायद बी ऑप्शन चुन लिया है। कोई भी आंसर गलत या सही नहीं है, लेकिन एक बात सोचिए, अभी जो फर्स्ट लाइन आ रहा है वो एक ही सिंगल पिल है। ज्यादातर फर्स्ट लाइन सिंगल पिल होता है, जैसे कि टीएलडी अगर हम लोग देखें, उसका उदाहरण ले, और उसका साइड इफेक्ट भी कम है, साइड इफेक्ट भी कम है, और वो खाने का भी सुविधा है, वो पिल बर्डन भी कम है। और और एक बात याद भी रखना चाहिए, उसका हाई जेनेटिक बैरियर है। पहले फर्स्ट लाइन में इतना अच्छा दवाई सेकंड, जैसे कि पीआई प्रोटीज इनहिबिटर को देना नहीं दिया जाता था फर्स्ट लाइन में, वो सेकंड या थर्ड में ही रखा जाता था। लेकिन अब डीटीजी, बहुत सुंदर दाग है डॉलुरोग्रेविड, वो फर्स्ट लाइन में उसको लाया गया है, क्योंकि जितना तक हो सके फर्स्ट लाइन को एक्सटेंड करे, स्ट्रेच करे, जो एटी का असली काम है। बहुत स्ट्रेच किया जाए कि फर्स्ट लाइन को सप्रेस करके, तो फर्स्ट लाइन ही होने का चांस ज्यादा है। और सेकंड और थर्ड लाइन में क्या होता है, उसका पिल बर्डन भी ज्यादा ज्यादा हो जाता है, साइड इफेक्ट्स भी ज्यादा हो जाता है। इसलिए ज्यादा अच्छा होगा कि वो पेशेंट फर्स्ट लाइन में रहे और एडेंस भी उसका ज्यादा अच्छा हो। नेक्स्ट स्लाइड। अभी जो हम लोग एल्गोरिदम के बारे में बोला, जो नेशनल गाइडलाइन में हम लोग बात किया फॉर एचआईवी केयर एंड ट्रीटमेंट 2021 का, इतना तक तो हम लोग बोल चुके हैं। फिर भी बोले, जो लेफ्ट साइड में वायरल लोड सप्रेस्ड है, नॉर्मल फ्लो में जाएंगे। वायरल लोड 1000 या उससे ज्यादा है तो स्टेप अप काउंसलिंग करेंगे। तीन तीन ठो काउंसलिंग होने के बाद 95% तीन ही में है तो वो वायरल लोड कंडक्ट करेंगे। हाई है तो सस में भेजेंगे, 1000 से कम है तो नॉर्मल फ्लो में जाएंगे। लेकिन काउंसलिंग में अगर 95% एक में से भी 95% नहीं हुआ तो नहीं कर सकते हैं ना वायरल लोड, तो उसको वापस हम लोग भेजते थे स्टेप अप एडवांस में। यहाँ पे देखिए, एक तो नो करके वहां पे लाल बॉक्स आया है, द रेड बॉक्स टू ड्रॉ अवर अटेंशन। ये हमारा अटेंशन मांग रहा है कि ये लाल बॉक्स क्या है। ये 2021 का एल्गोरिदम है, लेकिन इस बॉक्स में 2024 में नया कुछ शामिल किया गया है, वही है कॉम्प्रिहेंसिव गाइडेंस का कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आप देख सकते हैं, हम लोग लेफ्ट साइड तो हम बोल चुके हैं, यह 2024 का एल्गोरिदम, यह अपडेटेड वायरल लोड टेस्टिंग। पहले था 2021 का, लेकिन ये अपडेटेड वायरल लोड टेस्टिंग गाइडलाइन फॉर 2024। लेफ्ट साइड में जो था वो है, राइट साइड में जो था 95% तीनों में था वो किया। वायरल लोड 1000 का नीचे है तो नॉर्मल फ्लो में जाएगा, 1000 से ऊपर है तो इस सब में जाएंगे फॉर फर्दर इवेल्युएशन। लेकिन 3 स्टेप अप काउंसलिंग में अगर वो नहीं किया, 3 स्टेप अप काउंसलिंग उसको अच्छा नहीं हुआ पेशेंट का, तो वो कहाँ पे जाएगा, फिर दोबारा काउंसलिंग में जाएगा। यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिए आप लोग, हम लोग पहले स्टेप अप काउंसलिंग बोल रहे थे या ये सी बोले थे कि नाम नहीं दिया गया था। यहाँ पे हम लोग बोला है, जो जब भी वायरल लोड 1000 या उससे ज्यादा हो चुका है, हम लोग देख सकते हैं उसका, उसको हम लोग नाम दे चुके हैं, इट हैज बीन नेम्ड एज EAC1। मतलब यह है इनहेंस एडहेरेंस काउंसलिंग नंबर 1। पहले बार EAC करेंगे हम लोग। अगर 3 का कंसेक्यूटिव काउंसलिंग में 95 95 95 आ गया EAC1 में, वायरल लोड टेस्ट करेंगे। उसके बाद 1000 से कम होगा तो नॉर्मल फ्लो, 1000 से ज्यादा होगा तो ईसा से प्रेफरल। लेकिन वो तीनों में से 95% नहीं कर पाया, कहीं पे एक या दो में चुक गया, 95 से कम आ चुका है, तो पेशेंट को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग भेजेंगे काउंसलर के पास। लेकिन ये दूसरा काउंसलर होगा, सेंटर में तो 2 काउंसलर होता है ना मिनिमम, दूसरा काउंसलर के पास भेजेंगे। ये जो था, ये फर्स्ट काउंसलर था, वो पेशेंट के लिए फर्स्ट केस मैनेजर, यह सेकंड केस मैनेजर विद ए डिफरेंट काउंसलर, ये भी केस मैनेजर है।
और यहाँ पे जो है, जो एसएमओ या एमओ है, दोनों बारी में ही इन्वॉल्व होंगे, लेकिन ESC2 में वो ज्यादा सुपरवाइज करेंगे। फर्स्ट में भी जरूर करेंगे, इट्स ए टीम या टीम, लेकिन सुपरविजन एसएमओ एमओ का ज्यादा रहेंगे ESC2 में। और ESC2 में हम लोग अच्छा से उसको उसको सॉल्व करने का चेष्टा किया, सोल्यूशन निकालने का चेष्टा किया, लेकिन शायद उसका ESC करने का बाद भी, ESC2 का बाद भी उसको इम्प्रूव नहीं कर पाए ऑफ एडहेरेंस लेवल। क्या करेंगे हम लोग? करेंगे इरेस्पेक्टिव हो उसका, 92% हो गया, 82% हो गया, होने दो, लेकिन हम लोग वायरल लोड करेंगे, क्योंकि फेलिंग रेजिमेंट कितना दिन रखे? अनंत काल तो नहीं रख सकते है ना, इनफाइनेट तो नहीं कर सकते है ना। यही है अपडेटेड गाइडलाइन का असर। तो हम लोग उसका करेंगे। अगर उसका लेवल अच्छा हो गया तो वायरल लोड सप्रेस है तो उसको नॉर्मल फ्लो में भेज देंगे, वायरल लोड बुरा है तो हम लोग ई रेफरल टू ससेप करेंगे फॉर फर्दर इवेल्युएशन। खाली स्विच के लिए नहीं, उसको इवेल्युएट करेंगे जो टीम होगा ससेप में। सो दिस पोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो पहला एल्गोरिदम में नहीं था, अभी सेकेंड जो अपडेटेड एल्गोरिदम में ये आ चुके हैं। देखिए ये वाला नया है रेड बॉक्स में, जो ESC1 हो चुके हैं। ESC बिकॉज ये ESC का पैकेज में हम लोग डाल दिया पेशेंट को, ESC1 हुआ है, अच्छा से किया गया है। काउंसलर फर्स्ट केस मैनेजर 3 महीना का दिया, उसका बाद किया, एक तो सप्रेस हो गया नॉर्मल फ्लो ऑफ द ART सेंटर, जो इसका नॉर्मल फर्स्ट लाइन में आ गया या सेकेंड लाइन में, अगर अनसप्रेस्ड है उसको हम लोग भेज दिया। और वायरल लोड अगर सप्रेस नहीं हुआ तो हम लोग इस सस में भेजेंगे। जैसे हम बता चुके हैं, तो ESC2 में जाएंगे, उसका बाद हम लोग डिफरेंस काउंसलर केस मैनेजर बनेगी, और अंडर द सुपरविजन ऑफ SMO और MO। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है फर्स्ट काउंसलर के साथ उसका रैपो बिल्डिंग उतना अच्छा नहीं हुआ हो, इसका मतलब नहीं है जो फर्स्ट काउंसलर अच्छा से काउंसलिंग नहीं किया, डेफिनेटली नो, ये बात कदापि सही नहीं। कभी कभी क्या होता है, कोई कोई पेशेंट दूसरे, जैसे कि हम लोग कभी चुनते हैं ना, ये डॉक्टर के पास जाएंगे, उस डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, कभी कभी मेंटली किसी के साथ अटैचमेंट हो जाता है, मतलब किसी का साथ अच्छा लगता है, हो सकता है उसका साथ उसका अच्छा से नहीं हुआ हो, वो काउंसलर भी अच्छा था, इसलिए हम लोग काउंसलर चेंज करते हैं, अंडर डेफिनेटली अंडर द सुपरविजन ऑफ SMO और MO। ओके, इरेस्पेक्टिव ऑफ एडहेरेंस हम लोग वायरल टेस्टिंग करेंगे, जैसे रिजल्ट आएंगे, अच्छा होगा तो सप्रेस होगा तो नॉर्मल फ्लो, अनसप्रेस होगा तो ई रेफरल। हम लोग तो VL एल्गोरिथम में एडिशनल हम लोग क्या करते हैं? व्हाट डज एडिशनल इन एम फॉर? ये क्या चाहती, ये जो हम लोग किया ना, ये जो हम लोग रेड बॉक्स में जो डाला, इससे हम लोग को क्या चाहिए? एडिशनली एक्स्ट्रा क्या लाभ है हम लोग का? क्या चाहते हैं हम लोग? क्या उद्देश्य है? व्हाट इज द एम? हम लोग बेटर डिफाइन प्रोसेस फॉर बेटर मैनेजमेंट ऑफ PLH विद अनसप्रेस वायरल। जो अनसप्रेस वायरल है PLH का, हम लोग का कंफ्यूजन था, पता नहीं था क्या करें, फिर में हम वापस जा रहे हैं, इसका पहले जो था हमको पता ही नहीं था क्या करें, कितना दिन रखे यहाँ पे, लेकिन डिफाइंड हो गया है 3 महीना, 3 महीना, 6 महीना, बस इसका अंदर आपको कुछ करना होगा। 3 महीना, 3 महीना, 6 महीना, अनसप्रेस वायरल के बाद 6 महीना मिलेगा। पहला 3 महीना ESC1, नेक्स्ट 3 महीना ESC2। तो दिस प्रोसेसेस आर बेटर डिफाइंड, प्रोसेसेस को अच्छा से उसको क्या बोलेंगे, अच्छा से बताया गया है, जो पहले एल्गोरिथम में नहीं था, और ART सेंटर स्टाफ को बहुत कंफ्यूजन होता था, और अब नहीं करेंगे तो फेलिंग रेजिमेंट रहता था, एड्रेस अच्छा नहीं कर नहीं पाते थे, तो ये बेटर डिफाइन होना होना जरूरी है, उससे PLHIV का भी बहुत असर होगा, अच्छा होगा। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एनहांस एडरेंस काउंसलिंग। अभी दो केस मैनेजर आ रहा है, काउंसलिंग और भी ज्यादा फोकस्ड होगा, इफेक्टिव होगा, सोल्यूशन ओरिएंटेड होगा। अगर सोल्यूशन ओरिएंटेड नहीं होगा तो मतलब ही नहीं है, हम बोल दिए दवा तुम्हारा बैरियर क्या है, बोलते ऐसा कुछ मतलब ही नहीं होता है जब तक पेशेंट उसको नहीं अपनाए। ऐसा नहीं है कि काउंसलर रट लिया, कुछ बोल दिया, डॉक्टर भी कुछ बोल दिया, वैसा नहीं है, पेशेंट का साथ लेकर चलना होगा, दवाई पेशेंट को लेना है, और पेशेंट को डांटने से नहीं चलेगा। रिमेंबर दिस दिस ह्यूमन राइट्स इशू,
एंड पेशेंट आके बोलता है हमको बोलता है कभी कभी, डॉक्टर ये तो मेरा मेडिसिन है, अगर हम नहीं खाएंगे मुझे पता है मेरा बीमार ज्यादा पड़ेगा, लेकिन कर नहीं पाया। सो प्लीज बी काइंड एंड एम्पैथेटिक टू द पेशेंट, उसका बात भी सुनिए। अगर आप लिख दिया चटपट चट करके आप लिख दिया बस ऐसे करना, ऐसा नहीं है। पेशेंट का बात भी सुनो, हम लोग एक साथ चलना है, हैंड इन हैंड। उसका बात सुनो, उसका एक साथ चलिए एंड पेशेंट को समझाइए। और अगर वो बोले उसका बात भी रखिए, उसका बात भी इस इंक्लूड कीजिए। इट शुड बी इंक्लूसिव। काउंसलिंग का मतलब नहीं है कि हम बोल दिया पेशेंट सुन लिया, अरे ऐसा नहीं हो सकता। It should be inclusive counseling. Inclusiveness has to be there. In today's world, we always talk about inclusiveness. Patient का वक्तव्य, उसका जो point of view रखिए and try to weave it into your counseling. आपका जो काउंसलिंग का जो मटेरियल है, काउंसलिंग का जो वक्तव्य, आपका जो बोलने का तरीका है, उसका बात भी लेते चलिए। और एक बात है, इतना हम पेशेंट को झुला के नहीं रख सकते, लिंगर नहीं कर सकते। फेलियर है तो रहने, ऐसा नहीं है। उसको हम लोग समझाएंगे, मैक्सिमम 6 महीना उसको हम लोग समझाएंगे। एंगेजमेंट अभी जो है, हम लोग एसएमओ एमओ को इसमें शामिल करना होगा। एसएमओ एमओ पहले से ही शामिल है, होल टीम शामिल होगा, और एसएमओ एमओ जरूर शामिल होगा, स्पेशली EC2 में, क्योंकि और भी क्लिनिकली देखना जरूरी है। क्या कोई मुश्किल आ रहा है, कोई नया क्लिनिकल कंडीशन इवॉल्व कर रहा है, आ रहा है, डेवलप हो रहा है, सब कुछ देखना जरूरी है। एक चीज यहाँ पे जो फुट नोट में है ना, एक तो फाइन बैलेंस होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, वायरल लोड हाई है, चलो ससेप भेजो, ससेप से हम लोग उम्मीद करते हैं कि उन लोग संग संग स्विच कर दे सेकंड लाइन या थर्ड लाइन में। बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या हुआ पता है ना, कि जो उसका जो उसका जो क्या बोले, उसका जो मुश्किल था वो मुश्किल तो रह गया ना। जिस कारण से वो एडहेरेंस पुअर था, वो सेम कारण सेकंड लाइन थर्ड लाइन में होगा। उसका मतलब क्या हुआ है, दवाई खाली चेंज हुआ, कारण तो एक ही रह गया ना। तो द सेम प्रॉब्लम वुड रीअकर। तो ये होना नहीं चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम फेलिंग रेजिमेंट में तो हम नहीं रख सकते हैं ना। तो एक तो फाइन बैलेंस होना चाहिए। सो हम लोग ESC1 ESC2 अच्छा से करेंगे, क्लिनिकल कंडीशन देखेंगे, और भी सारी इश्यूज देखेंगे। हम लोग इसको भेजेंगे ससेप में, उन लोग अच्छा से पेशेंट को फिर इवेल्युएट करेंगे। ये जो हम एडिशनल कुछ वायरल एल्गोरिथम में आया है, लेकिन वो ये नहीं बोलता है हम लोग को, जो एडिशनल कुछ पॉइंट्स यहाँ पे इंक्लूडेड हो गया है, ये हमको ये नहीं बोलता। क्या नहीं बोलता, कि हम लोग को ये नहीं बोलता जल्दी से वायरल लोड हाई हो गया उसको एटलीस्ट सेकेंड लाइन में या थर्ड लाइन में चेंज करो, नहीं, कदापि नहीं, ये बोलता नहीं है। सो अननेसेसरी इनजुडिशियस स्विचेस, मतलब इलॉजिकल अनवाइज जो हम लोग करते हैं, गलत बात होता है। सब पेशेंट का स्विच करना जरूरी नहीं है, कभी दरकार नहीं है। हम लोग ESC1 ESC2 में करेंगे, अच्छा से सोल्यूशन ओरिएंटेड काउंसलिंग करेंगे। इसके बाद भी अगर अच्छा रिजल्ट्स नहीं आया, अनसप्रेस वायरल लोड आया, हम लोग ससेप रेफरल करेंगे। ससेप यहाँ पे क्या करेंगे, वो इन डेप्थ रिव्यू इनटू एडहेरेंस एंड क्लिनिकल इशू देखेंगे। इन डेप्थ रिव्यू करेंगे एडहेरेंस एंड क्लिनिकल इश्यूज का, एंड नॉट इमीडिएटली स्विच नहीं करें, चलो पेशेंट आ गया, इतना देर से उसको वायरल लोड है, चलो स्विच कर दे, नहीं, ये उद्देश्य नहीं है। क्योंकि कारण तो रह गया ना, जो कारण से वो फर्स्ट लाइन नहीं खाता था, सेकंड लाइन भी उसी कारण से नहीं खाएगा। और एक बात है, पेशेंट जो है वो हमारा ART सेंटर में नहीं बोलेंगे, और न्यूज सिटी प्रोवाइडर्स बोलेंगे। हम लोग जब बोलते हैं ना, एक तो मेडिकल बोर्ड होगा आपके लिए, सीनियर डॉक्टर्स लोग रहेंगे, आपको और भी अच्छा से बात करेंगे, तो पेशेंट को हौसला बढ़ता है। और नई जगह जाने से पेशेंट को सच बोलने का एक तो सर द पेशेंट सच बोलता रहता है। और जो बोल नहीं पाए कि हम 10 तो मेडिसिन नहीं खाया, मेरा वो मुश्किल था, शायद कुछ बैरियर होता होगा आर्टिस्ट सेंटर में, क्योंकि हर रोज आते थे, शायद कहीं पे उसको अच्छा नहीं लगा था किसी का बिहेवियर। लेकिन नया जगह में जब आएगा आएगा वो ससेप में, वो अच्छा से सब बोलेंगे। और ये जो ससेप टीम के ऊपर भी ये निर्भर करता है, उसका
अंदर का बात अच्छे से इवेल्युएट करे, सो दैट न्यू सेट ऑफ प्रोवाइडर्स को पेशेंट सब शेयर करे, सो दैट सब मेंबर्स, टीम मेंबर्स को हेल्प हो कि वो क्या दवाई दे पेशेंट को या पुराना दवाई में उसको रखे। और एक इम्पॉर्टेंट बात है हमको याद रखना है, वायरल लोड नॉन सप्रेशन, जिसका वायरल लोड 1000 या उससे ज्यादा कॉपीज पर एमएल है, उसका मतलब नहीं है कि एआरटी फेलियर है। हाई वायरल लोड इज नॉट इक्वल टू एआरटी फेलियर, ये जरूर याद रखना है हम लोग को। क्यों याद रखना है? हमारा जो डीटीजी आया है वो लेट अभी रिसेंटली आ चुका है, अराउंड 2 इयर्स तक डीटीजी आ चुका है हमारा, पहले तो डीटीजी नहीं था। रिसेंट एविडेंस हम लोग देखते हैं तो नॉन सप्रेशन साथ एंड डीटीजी के साथ कुछ स्टडीज आया है जो सिस्टमिक एनालिसिस डब्ल्यूएचओ ने पब्लिश किया है क्लिनिकल ट्रायल्स के ऊपर। वहां पे देखे हैं द प्रिवेलेंस ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस पीएलएचआईवी, जो अनसप्रेस्ड वायरल लोड है जो डीटीजी पे सीआरटी खाता है वो बहुत ही कम है, जो डीटीजी पे सीआरटी खाता है बहुत ही कम है। तो हम लोग ये देखें, जो एआरटी एक्सपीरियंस पीपल, जो एचआईवी, जो एआरटी एक्सपीरियंस पीपल है जो अनसप्रेस था, डीटीजी में ट्रांजिशन होने का पहले से अनसप्रेस था, उसका ड्रग रेजिस्टेंस है डीटीजी के में 1.6%। और जो एआरटी नाइव है या बहुत अच्छा सप्रेस वायरल है, उसका ड्रग रेजिस्टेंस का परसेंटेज है इक्वल टू लेस देन 0.1%, बहुत ही कम है। ये बहुत ही अच्छा फिगर है, बहुत ही अच्छा फाइंडिंग है, हाईली रीअश्योरिंग फाइंडिंग है। और कुछ की इंडिकेटर्स होता है, कुछ की क्वालिटी ऑफ केयर इंडिकेटर्स होता है, वो आपको स्कोर कार्ड में भी देखने को मिलेगा, एआरटी सेंटर स्कोर कार्ड में भी है। वो इंक्लूड करता है ऑन टाइम एआरटी पिकअप का बारे में उसका पता चलता है, रिटेंशन ऑन एआरटी, वीएल टेस्टिंग कवरेज, टाइमली सेकेंड वायरल लोड टेस्टिंग, सेकेंड वायरल लोड टेस्टिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, अभी तो अच्छा से डिफाइन हो चुका है, एंड वायरल लोड सप्रेशन, इससे हम लोग को पता चलेगा। दीज आर की इंडिकेटर्स। पॉसिबल क्या कारण हो सकता है अनसप्रेस वायरल लोड? सबसे सबसे कॉमन कारण होता है, सबसे कॉमन कारण बोलता है ओवरऑल पुअर एडहेरेंस टू एआरटी। बहुत कारण है, हम टाइम पे नहीं आ सके हैं क्योंकि बच्चा स्कूल जाता है, इतना दूर रहते हैं, ऑफिस हमको भेज दिया दूसरा सिटी में, काम नहीं था, पैसा नहीं था, रेगुलर नहीं आ सकते हैं हमको। कोई आएगा तो एआरटी सेंटर में कोई देख लेगा, कोई बहू बोलेगा, मेरा सासू माँ हमको बोलेगा तुम बहू जी तुम क्यों बार बार बाहर जा रहे हो, डिस्क्लोजर तो नहीं होता है ना हर वक्त। तो ये बहुत होता रहता है। कोई पेशेंट मिस हो चुका है, कोई पेशेंट एलएफयू हो चुका है, तो नया एलएफयू को हम लोग को पता है, अभी नया एलएफयू का गाइडलाइन या ओएम आ चुका है, 28 डेज नो क्लिनिकल कॉन्टैक्ट, नो पिल पिकअप फ्रॉम द लास्ट डेट, वो एलएफयू बन जाएगा। सो मेजर इज पुअर एडहेरेंस टू एआरटी है। और सब ऑप्टिमल एडहेरेंस क्या है? ड्यू टू चेंज इन डेली डोजेस। कभी कभी जो टीएलई खा रहा था अचानक वो टीएलडी हो गया, कोई टीएल80वीआर खा रहा है तो उसको दो दवाई करना पड़ता है। जो छोटा बच्चा है उसका डोज चेंज होता है ना, जैसे वजन बढ़ता है वेट बैंड देखकर दवाई चेंज करना पड़ता है, मुश्किल है। आज उसका केयर गिवर को समझाओ, इतना भी समझो, कभी कभी उन लोग भूल चूक कर देते हैं, बहुत मुश्किल है। खाने का टाइमिंग्स चेंज जो हो जाता है, बच्चा स्कूल में जाता है तो ट्यूशन में जाता है तो एक एक दवाई मिस हो जाता है, नहीं तो खाने के बाद स्पेशली बच्चे लोग वो भी करते हैं, आप लोग को देखना पड़ेगा, विद इन हाफ एन आवर बच्चा बोमी करते ही नहीं करता है। दवाई खाने के बाद कोई भी बच्चा बोमी कर दिया, उसका मतलब है कोई इसका मतलब है दवाई निकल गया। सो आधा घंटे का तुरंत कोई दवाई बोमी कर दिया तो वो दवाई फेंकना, फिर से दवाई दिलाना चाहिए बच्चा को। सो इट हैज टू बी गिवन अगेन छोटा बच्चों को। कोई कोई बोलता है हस्बैंड वाइफ पिल शेयर कर लेता है कि हम नहीं पा पाए, हमसे दवाई मेरा वाइफ को दे दे इसलिए 2 दिन का नागा हो गया, ऐसे नहीं होता है। और साइड इफेक्ट्स भी होता है कि जैसे कि एलपीवीआर बच्चे के लिए बहुत तीता होता था, कोई कोई साइड इफेक्ट्स होता है, जैसे एलपीवीआर में आपको डायरिया होता था, नहीं तो आप बोलिए ना कोई एटीवेयर खाएगा तो आप देखेंगे अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनेमिया हो गया तो पेशेंट डर जाता है, दवाई नहीं खाता है। इफेविरेंस में तो बहुत माथा घूमता था। सो ऐसे होता है।
तो ड्रग रैशेस होता है, ये एडवर्स के लिए बहुत मुश्किल होता था। सो स्पेशली हम जैसे बोला नॉट सिंगल एफडीसी होने से तो बहुत अच्छा है टीएलडी, लेकिन अगर उसको सिंगल एफडीसी नहीं तो बहुत मुश्किल है। एक बस जेडएलडी खाओ तो जेडएल दो बार खाओ, डीटीजी एक बार खाओ, मुश्किल होता रहता है, वी अंडरस्टैंड। लेकिन उसको हम लोग को समझाना पड़ेगा, समझाना पड़ेंगे, रीएश्योर करना पड़ेंगे, नहीं समझाएंगे तो मतलब नहीं है। नंबर सी है सब ऑप्टिमल एब्जॉर्प्शन एंड बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग डीटीजी बेस्ड रेजिमेंट। खून में कितना है, एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, और बायो अवेलेबिलिटी डीटीजी बेस्ड रेजिमेंट मुश्किल होता है। कब कब ड्रग ड्रग इंटरेक्शन एंड कॉन्कोमिनेंट मेडिकेशन में, कुछ ड्रग ड्रग में मुश्किल होता है, कुछ दूसरा दवाई लेके मुश्किल हो जाता है। जैसे कि हम लोग देखें पॉलीवेलेंट केटायंस अगर हम लोग एक साथ लेते हैं, एल्युमिनियम कैल्शियम जो एंटासिड्स में रहते हैं, मल्टीविटामिन आयरन्स में रहते हैं, विटामिन सप्लीमेंट लैक्सेटिव में रहते हैं, उसमें बहुत मुश्किल होता है, डीटीजी एब्जॉर्प्शन सही तरीके से नहीं होता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, पेशेंट को पूछते हैं हर वक्त, जब पेशेंट लौट के आता है पिल पिकअप में, हम लोग पूछते हैं अगर उसको ये सब दवाई खाते हैं तो हम लोग बोलते हैं आप डीटीजी ये सब दवाई खाने के लिए 2 घंटा पहले लो, नहीं तो 6 घंटा बाद में लो, तब आपको कोई ड्रग ड्रग इंटरेक्शन नहीं होगा, कॉन्कोमिटेंट मुश्किल नहीं होगा। लेकिन अगर सोचिए कोई रिफम्पिसिन बेस्ट एंटी टीबी ड्रग लेते हैं, हम लोग क्या कर देते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है रिफम्पिसिन साइटोक्रोम P450 एंजाइम सिस्टम लिवर में वो एक्टिव कर देता है। अगर एक्टिव कर देते हो कुछ दवाई को, ड्रग्स को वो मेटाबोलाइज करते हैं जल्दी, जैसे वन ऑफ देम इज डीटीजी। तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा डीटीजी देना जरूरी है टू हैव दैट सेम प्लाज्मा लेवल। क्या करना चाहिए, प्लाज्मा कंसंट्रेशन होने के लिए हम लोग एक्स्ट्रा 50 mg ऑफ डीटीजी देना चाहिए, लेकिन एक साथ नहीं, 12 आवरली टीएलडी प्लस 12 घंटे का बाद एक तो डीटीजी 50, इसको ख्याल रखना बहुत जरूरी है। इसका साथ भी ख्याल रखना चाहिए, कोई कोई केसेस हम देखे हैं दूसरा जगह से आता है, डीटीजी तो खाया है जैसे टीबी का दवाई खाया है, लेकिन जैसे एटीडी खत्म हो गया डीटीजी भी बंद कर देते हैं, एक्स्ट्रा डीटीजी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे ही टीबी का दवाई खत्म हो जाता है उसका 2 वीक्स तक एक्स्ट्रा डीटीजी देना है, क्योंकि तब भी एक्टिव रहता है साइटोक्रोम P450। सो यू हैव टू गिव एक्स्ट्रा डोज ऑफ 50 ऑफ डीटीजी 50 mg फॉर अनदर 2 वीक्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसका बाद आप स्टॉप कर दीजिए एक्स्ट्रा डोज को, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक ससेप का स्लाइड है, एनएससीपी का स्लाइड है, ये दिखाया गया है एडिक्वेट गुड ईएससी कितना अच्छा हथियार है, कितना अच्छा टूल है स्विच करने के रोध के लिए। ये स्विच नहीं करने देता है। अगर हम लोग देखें एक ये ससेप का रिजल्ट है, एक देखे वायरल और अनसप्रेस था अराउंड 15,000 14,786 पेशेंट का, वो ईएससी इनिशिएट किया, 14,000 95% ईएससी किया, ईएससी कंप्लीट किया 94%, देखिए वहां पे भी गैप आ गया। उसके बाद रिपीट वायरल लोड नहीं हुआ। हम लोग क्या अभी सुन रहे थे कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन में, सेकेंड वायरल ऑन टाइम करना ही होगा, करना ही होगा। इसमें कितना हुआ, हम लोग 80%, 20% नहीं हुआ रिपीट वायरल लोड। अरे रिपीट वायरल करना ही है, नहीं तो हम लोग को पता नहीं चलेगा रिपीट वायरल लोड टेस्ट। उसके बाद अगर रिपीट वायरल लोड टेस्ट किया तो हम लोग बहुत सुंदर चीज देख रहे हैं, बहुत आशा व्यंजक है, बहुत इस हार्ट वार्मिंग। वो क्या है, वो क्या है, 85% ग्रीन जो है वो सप्रेस्ड है, 85% सप्रेस है, 50% खाली, 15% अनसप्रेस्ड है। सो सी 14,000 15,000 से खाली 1,500, अरन 1,500 अनसप्रेस्ड है, 85% सप्रेस्ड है। बहुत आशा का बात है ना। अभी हमारा जो नया गाइडलाइन है उससे तो मुझे लगता है और भी कम होगा, इसलिए ना एनएससीपी में नया गाइडलाइन आया है। और उसके बाद हम लोग 29% रेफर किया गया है, उससे 23% हम लोग रिकमेंडेड सेकेंड लाइन, मतलब 15,000 का करीब से 100 का सेकेंड लाइन चालू हो गया। इस हार्ट वार्मिंग ये बहुत आशा व्यंजक है। ये हमको बोलता है गुड एडहेरेंस काउंसलिंग, गुड ईएससी होने से, इफेक्टिव सोल्यूशन ओरिएंटेड ईएससी होने से पेशेंट समझते हैं। 2-4% जरूर रहेगा उसका सचमुच मुश्किल है, लेकिन ज्यादातर पेशेंट
जरूर समझेंगे। तो हमको क्या करना चाहिए, पेशेंट को रीअफर्म करना चाहिए, पेशेंट का डिग्निटी देना चाहिए। वो नंबर नहीं है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, आरटी नंबर नहीं है। द होल पर्सन इज अ होल पर्सन। एक वो एक मनुष्य है, आदमी है, औरत है, उसको रिस्पेक्ट दीजिए, वो समझेंगे, जरूर समझेंगे। तो उसका स्विच अननेसेसरी स्विच नहीं होगा। और एक डेटा एनएससीपी का और एक डेटा है, ऑन टाइम पिल पिकअप के साथ वायरल सप्रेशन का एक तो जोक है, एक तो एसोसिएशन है। अगर हम लोग देखें, जे 775 है, एक तो कोई रिपोर्ट आया है, उन लोग एक तो स्टडी किया, अनसप्रेस वायरल है 775 है, उसका साथ एसोसिएशन देखे हम लोग, इरेगुलर पिल पिकअप 3 बार से ज्यादा है लास्ट 6 मंथ्स में। कितना है? 85%। इसमें जो 85% आदमी है, औरत है, 85% पीएलएचआईवी यानी 6574 जो पीएलएचआईवी, वो 3 बार से ज्यादा इन द लास्ट 6 मंथ्स उसका पिल पिकअप सही टाइम से नहीं हो गया, इरेगुलर था। और इसके साथ वायरल सप्रेशन का बहुत, ये तो करीब संपर्क है, बहुत क्लोज एसोसिएशन है, इसके लिए ये स्लाइड तैयार किया गया है। ये जो है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर मैनेजमेंट फॉर जो ESC 1 के बारे में ये आपको बोला जाता है अनसप्रेस्ड वायरल लोड के लिए। क्या है? जब वायरल लोड रिपोर्ट आ जाता है, जो डेटा मैनेजर हो या लैब टेक्नीशियन हो, सब रिपोर्ट जनरेट करके काउंसलर का पास देना होगा। बिकॉज अंडर पैकेज सी, हम बोले ना, पैकेज सी मतलब अनस्टेबल पेशेंट्स, सप्रेस पेशेंट, उसको देना पड़ेगा। ये सब पेशेंट अच्छा सही नहीं है, अनस्टेबल है। सो पैकेज सी को पेशेंट को काउंसलर फोन पे बुला लेंगे, जल्दी जल्दी बुला लेंगे आईटी सेंटर में। हम लोग वो एडहेरेंस काउंसलिंग ESC 1 करेंगे। फॉर एडिशनल सेशन शुड बी कंडक्टेड इफ नीडेड। काउंसलर इंटेंसिव सपोर्ट करेंगे, आइडेंटिफाइंग बैरियर्स एंड सोल्यूशन भी उनको देना चाहिए। ये ऑल ESC सेशंस ESC 1 सेम काउंसलर करेंगे, क्योंकि उसको जानकारी हो जाएगा। बिकॉज द काउंसलर इज केस मैनेजर नंबर 1, क्योंकि उससे कंसिस्टेंसी रहेंगे, उसको पता चलेगा पेशेंट क्या खा रहा था, कैसे मुश्किल है, वो सब देखेंगे, और सोल्यूशन भी निकालने में शायद इजी होगा। और सब चीज डॉक्यूमेंटेड होगा, डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा तो कुछ मतलब नहीं है। सेकेंड सेशन 15 डेज में भी कर सकते हो, 1 मंथ तो अच्छा होगा। पेशेंट पिल पिकअप में तभी पेशेंट का सुविधा होगा, अनेसरी पेशेंट को क्यों बुलाए। 3 पिल पिकअप, 3 डेट होगा, पिल पिकअप का डेट में पेशेंट को काउंसलिंग करना होगा। और एक तो रेडी रिकनर डेस्क पर रहना चाहिए। अगर पिल रेडी रिकनर नहीं होगा तो ख्याल नहीं होगा। दैट इज गोइंग टू बी गाइडलाइन फॉर काउंसलिंग। HR जब स्टेप अप काउंसलिंग करेंगे, जो HIV टेस्टिंग फॉर पार्टनर या स्टेप अप चिल्ड्रन के लिए भी करेंगे। यहाँ पे जो फुट नोट है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ SMO MO टू बी इंश्योर्ड। पहले से ही SMO या MO ESC का साथ युक्त मतलब करीबी संपर्क होना जरूरी है। क्लिनिकल कंडीशन क्या है, कोई ड्रग ड्रग इंटरेक्शन हो गया, कॉन्कोमिनेंट मेडिकेशन खा रहा था, कुछ मुश्किल हो रहा था, सो डॉक्टर शुड बी इन्वॉल्व इन द क्लिनिक एंड इन काउंसलिंग, स्पेशली in ESC 2 if needed. ऑल एड्योरेंस सब डॉक्यूमेंटेड होगा, ESC फॉर्म में, सब एनेक्सस 6 में है। आप लोग सबके पास ये होना जरूरी है। आई एम श्योर यू हैव गॉन थ्रू दैट। ये रेडी रेकनर है। ये सेशन 1 में क्या क्या करना चाहिए, सेशन 2 में, सेशन 3 में, नेक्स्ट प्लान ऑफ वायरल, नेक्स्ट वायरल लोड, सेशन आफ्टर रिपीट वायरल लोड। ये है ESC 1 का फॉर्म जो है, ये सेशन का नाम है या नंबर है काउंसलर का, सेशन 1 नेम ऑफ द काउंसलर सब है, सपोर्ट सिस्टम में सब लिखना पड़ेगा, बैरियर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फोगॉट सोशल फंक्शन, और भी कुछ है। आप काउंसलर देख रहे, इंटरवेंशन आप क्या क्या कर रहे हो, ग्रुप या इंडिविजुअल फैमिली में, ट्रीटमेंट बडी है, टूल्स क्या क्या इस्तेमाल कर रही हो, इस सब होना है, सब लिखना है। और असेसमेंट करना, पिल काउंट एंड अपॉइंटमेंट एडहेरेंस, अपॉइंटमेंट में आ रहा है ये पेशेंट ने, ये सब देखना जरूरी है। पेशेंट को नॉलेज रिगार्डिंग ART एडहेरेंस, वायरल का हाई वायरल मतलब क्या है, ये भी दरकार है। उसके साथ नॉलेज ऑफ मेडिकेशन, डोसेज एंड टाइमिंग। पेशेंट का मोटिवेशन बढ़ाने का दायित्व आपका भी है।
जो टीम है खाली काउंसलर के ऊपर नहीं है, डॉक्टर के ऊपर भी है, काउंसलर सब है टीम, उसको मोटिवेट करेंगे, बोलेंगे सब लोग दवाई लेते हैं, सो सम ये कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं, दवाई खाओगे अच्छा रहोगे, बिकॉज वी नो अबाउट ट्रीटमेंट फटीग, सो इट्स नॉट इजी, लेकिन बोलना पड़ेगा। साइड इफेक्ट्स बोलेंगे, वॉक टाइमिंग बहुत मुश्किल है, समहाउ हम लोग को उसको माथे में रखते हुए कुछ सोल्यूशन ओरिएंटेड कुछ काउंसलिंग करेंगे। स्टिग्मा का बारे में हम लोग बात करेंगे, कैसे हेल्प कर सकते हैं उसका स्टिग्मा को निर्मूल किया जाए या उसको बदल दिया जाए। मेंटल हेल्थ या डिप्रेशन ऊपर होगा, या एडिक्शन हिस्ट्री है, इसको भी ख्याल करेंगे। कभी दरकार होगा तो हम लोग रिवर्ट टू हम लोग करेंगे, सेक्रेटरीज का पास भेजेंगे, या अगर दरकार हो तो PHQ 9 क्वेश्चनर का भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉन्कॉमिटेंट मेडिकेशन के बारे में हम बताया था। पेशेंट का सपोर्ट सिस्टम, होम बेस्ड केयर या ट्रीटमेंट बडी कोई है, या केयर गिवर का साथ बात करेंगे कभी कभी। रेफरल सर्विस ठीक है, या सपोर्ट ग्रुप या CHC वर्कर सबका साथ उसका रेफरल कैसे है। सपोर्ट पेशेंट इन डेवलपिंग एक तो ट्रीटमेंट प्लान एंड एड्रेस इश्यूज रिलेटेड टू एडहेरेंस। ESC 2 में एक ही जैसा फॉर्म है। लास्ट विजिट के बाद उस क्या कितना इम्प्रूव किया, उसके इमर्जिंग इश्यूज कुछ है या देखिए, ऑप्टिमम एडहेरेंस हुआ नहीं, अगर नया कुछ मुश्किल है उसको भी आप सॉल्व करने का चेष्टा कीजिए पेशेंट के साथ, और टैकल कीजिए, और एडहेरेंस प्लान भी बनाइए। आज सब डॉक्यूमेंटेड होगा, ग्रीन बुक में भी, व्हाइट कार्ड में भी। ये 3 एडवांस ESC 3 सेशन 3 है। जैसे उसको उसका लास्ट दोनों में क्या किया थी, इधर में कुछ बदलाव है या नहीं देखिए, उसको कुछ नया कुछ बदलाव है तो उसको चेंज कीजिए, उसको टैकल कीजिए। अगर एडहेरेंस तीनों में से 95% है तो वायरल लोड टेस्ट करेंगे, 1000 से कम है तो नॉर्मल फ्लो में आ जाएगा, नॉर्मल शेड्यूल में नेक्स्ट वायरल लोड होगा, सेम दवाई खाएंगे। रीइंफोर्स द पेशेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करेंगे जरूर, उसको रीएश्योर करेंगे। 1000 से ज्यादा है तो ये रिफरल करेंगे, लेकिन उससे 95% का नीचे अधेरेंस हो जाएंगे तो हम लोग उसको ESC 2 में डालेंगे। यस, और ये लाइन लिस्ट ऑफ PLHIV है जो अनसप्रेस्ड है, उसमें क्या है ये सबका पास है, पेज नंबर 199 एनेक्सर 5 में है। रेजिमेंट नंबर, नाम, एज, डेट ऑफ वायरल टेस्ट, वायरल लोड, ये सब है आपके पास है, ये निकलना चाहिए, काउंसलर के पास होना जरूरी है ये। और जो डिफरेंशिएटेड सर्विस का डिलीवरी मॉडल है फॉर अनस्टेबल PLHIV जिसका पुअर एडहेरेंस है, हमको पता है बहुत पुअर है, मैं उसको बहुत मुश्किल हो रहा है वायरल और रूटीन क्लिनिक में, उसको हम जरूर लैक में भेज सकते हैं, लिंक कर सकते हैं लैक, लेकिन पेशेंट को हमारा साथ बहुत बात करेंगे लैक में भेजने के, लेकिन वो हमारा मॉनिटरिंग के अंदर रहेंगे। हाँ, अगर कोई बोलेगा लेकिन वो इतना मुश्किल है उसको क्यों लाख में भेजेंगे, अरे आप सोचिए कोई एकदम पहाड़ी इलाका में है, कितना कष्ट करके वो आता है, मुश्किल है ना, बस नहीं मिलता है, कोई सोचिए इतना गांव में रहता है, वो बोट में आता है, फिर ट्रेन में आता है, ऑटो में आता है, मुश्किल है। तो आप बोलिए, लेकिन ये केस टू केस बेसिस होगा, डिफरेंशिएटेड केयर फॉर अनस्टेबल PLHIV, तो आपको उसको कड़ी निगरानी में रखना पड़ेगा, शुड बी मॉनिटर्ड प्रॉपरली, सो दैट पेशेंट लैब से लेकिन दवाई ठीक से लो। तो हमारा उद्देश्य है पेशेंट दवाई खाना, इधर से लो या उधर से लो, या अगर कोई पेशेंट बोलेगा कि मुझे आपका सेंटर में मुश्किल है, मुझे मेरा घर का पास सेंटर बहुत इजी है, तो उधर से ही लो भला, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन पेशेंट उद्देश्य है कि वो सेंटर अच्छा है। अगर पेशेंट मेरा पास पैसा नहीं है हम कैसे आएंगे, तो इसलिए घर का पास सेंटर भी अच्छा लगेगा किसी के लिए, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोई पेशेंट बोलेगा मुझे समय नहीं है, मेरा स्कूल का ड्यूटी है, तो पेशेंट से पूछिए आपको कब सुविधा रहेगा, सैटरडे आना चाहते हो या 3 बजे आना चाहते हो, टॉक टू द पेशेंट एंड द केयर गिवर, आप बात करोगे ना, आपका केयर गिवर आपको बता देगा सब। यहाँ पे जो पेशेंट को आप लैक में भेज रहे हो तो उसका साथ आपको कड़ी निगरानी रखना चाहिए, रिगरस फॉलोअप मैकेनिज्म जरूर होना चाहिए, ये आपका ऊपर निर्भर करता है, ये देखना जरूरी है। और एक बात है, ये जो डिफरेंशिएटेड सर्विस डिलीवरी मॉडल है, जैसे कोई CSC ले रहा है, या टारगेटेड TI से ले रहा है, CBO या NGO से ले रहा है, या कार्ग है ना, कम्युनिटी ART रिफिल ग्रुप बना सकते हो एट सेम काइंड ऑफ पीपल ART सेंटर में, तो उससे भी उसको भी दे सकते हो कि कार्ग के लिए कम्युनिटी ART रिफिल ग्रुप में, तो डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर, ग्रुप के ऊपर निर्भर करता है।
SOP for PLHA below 95% below, despite ESC1 हो गया, तभी ESC2 में हम लोग क्या करेंगे, जो जैसे हम लोग किया था ESC2 करेंगे, एनहांस करेंगे। फिर बैरियर्स के बारे में पूछेंगे। सेकंड 2 में तो SMO का रहना जरूरी है, स्पेशल इंसाइट देंगे SMO। ESC2 में हम लोग CSC वर्कर का हेल्प लेंगे, फोन कॉल करेंगे, होम विजिट करेंगे। अगर उसके बाद हम लोग वायरल लोड टेस्टिंग करेंगे। अगर वायरल लोड हाई आ गया तो भेजेंगे सासेप में, वायरल लोड कम हो गया तो हम लोग नॉर्मल फ्लो में आएंगे। और ये रिमेंबर, वायरल जब सियासत में जाएंगे वो फिजिकल जा सकता है, नहीं तो उसको वर्चुअली कर सकता है। अनसप्रेस्ड वायरल लोड में हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट हिस्ट्री लेंगे, कंप्लीट हिस्ट्री, पर्सनल हैबिट, एडिक्शन के बारे में बात करेंगे, OI या क्लिनिकल कोमॉर्बिड कंडीशन भी देखेंगे, मेंटल हेल्थ देखेंगे, कोई ड्रग साथ में ले रहा है या नहीं ले रहा है। जो प्रोवाइड इन डेप्थ काउंसलिंग करेंगे ससेप में, फोकस काउंसलिंग, इफेक्टिव काउंसलिंग करेंगे, उसका बैरियर्स क्या है वो जानेंगे, और फुली और वीकली फॉलोअप भी करेंगे। अगर कभी लगे जे तीनों में से 95% के ऊपर पेशेंट था, कोई भी गैप नहीं है, तब स्विच करेंगे ससेप टीम मेंबर, तब करेंगे। और ये जो है ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग, मिस अपॉइंटमेंट होगा तो दिन का अंत में एक तो डेटा मैनेजर MLL से निकालेंगे, जो पेशेंट नहीं आया तो डॉक्टर को देंगे, SMO को देंगे, SMO या AMO वो लिस्ट लेके उसको शेयर करेंगे केयर कोऑर्डिनेटर, काउंसलर, नर्स में। वो फोन करेंगे, पेशेंट को 3 बार फोन अटेम्प्ट करेंगे, ऑन डिफरेंट डे करेंगे। वो अगर नहीं आया तो 7 उसको फोन, अगर वो बोला हम आएंगे, 7 डेट्स तक नहीं आया तो हम लोग इसको शेयर करेंगे LFU ट्रैकर शीट में, डेटा मैनेजर CSC को दे देंगे। अगर वो आएगा, डेफिनेट आउटकम्स में हमको पता है ART डेथ हो गया, ऑप्टेड आउट, ट्रांसफर्ड आउट, और इनडेफिनेट आउटकम मतलब स्टेटस LFU भी है, अभी LFU ये जारी रहेगा। पुल 7 क्या है? पुल 7, किरण सर। हाँ, पुल 7 2 minutes में। हाँ। तो पुल 7 हम बोलते रहते हैं, आप लोग जानते हो, वो ट्रैक बैक आफ्टर बीइंग लॉस्ट टू फॉलो अप। कब हम लोग वायरल लोड करेंगे? पुल, जब कोई भी पेशेंट हम लॉस्ट टू फॉलो अप था, उसको हम ला दिया, वापस ला दिया, CSC वर्कर लॉस्ट टू फॉलो अप में री एंगेजमेंट किया, वो कब हम लोग वायरल लोड करेंगे? ऑप्शन ए है एक्टिव इनिशिएशन का, जैसे आगे उसको करेंगे, या जब उसका 95% हो जाए तब करेंगे, या 3 महीना के बाद करेंगे, ESC के बाद, और एज पर शेड्यूल। पहले जैसा था ना शेड्यूल में, वो तो लॉस्ट टू फॉलो अप, पहले अगर 6 महीना का बाद था वही करेंगे, कौन सा करेंगे? तो हम बोल, आप लोग कर रहे हो, हम आंसर वैसे बता दें, हम लोग बता दें आंसर। यस सर। हम लोग आंसर होगा 3 months of ART reinitiation and ESC। 3 months of ART reinitiation and ART के बाद ही करेंगे। C एकदम सही है। क्यों करते हैं हम लोग रीइनिशिएशन? नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, क्योंकि ये देखा गया है जो LFU वापस आ जाता है, लेकिन मोर देन 1/3 PLHAV फिर से LFU हो जाता है। ये जरा NACO का डेटा है, देखिए ये क्वार्टर में जब आया था 4430, किंतु एंड तक वो 65% था, 35% लापता LFU। इस क्वार्टर में सब जगह में देखिए 65%, 65, 68, 67, मतलब 1/3 LFU हो जाता है। इसलिए हम लोग 3 महीना के बाद हम लोग उसका ESC के बाद कर लेते हैं। अगर 3 हम लोग वायरल लोड कर लेंगे, अगर इरेस्पेक्टिव ऑफ एडहेरेंस लेवल, एंड हमारा प्रीवियस वायरल शेड्यूल हम कर लेंगे, लेकिन उसका बाद भी 1000 से ज्यादा आया, 1000 ES से ज्यादा, फिर हम लोग ESC 3 महीना करेंगे, फिर हम लोग उसको वायरल लोड के लिए बैरियर्स के बारे में बात करेंगे। की पॉइंट्स हम लोग जान लिया। नया पेशेंट जो फर्स्ट लाइन में शुरू किया, हम लोग एट 6 months ऑफ ART इनिशिएशन करेंगे, 12 महीना, एंड एनुअली 12 महीना तक। सेकेंड एंड थर्ड लाइन हर 6 महीना। पॉजिटिव प्रेग्नेंट वुमन को हम लोग जब भी करें, लेकिन 32 to 36 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी जरूर करेंगे। ट्रैक बैक LFU को हम लोग 3 महीना दवाई खाने के बाद, ESC करने के बाद, एड्रेनल लेवल छोड़ के हम लोग जरूर करेंगे VL शेड्यूल। और जो अनसप्रेस्ड वायरल लोड है हम लोग ESC1 में डालेंगे। ESC1 में 3 to 95% है तो हम लोग वायरल लोड करेंगे। और
ESC1 में कभी 95% नहीं हो चुका तो ESC2 में डालेंगे, जहाँ पे डॉक्टर होना जरूरी है, मैंडेटरी है। और आफ्टर ESC1 और कभी ESC2 के बाद हम लोग वायरल लोड टेस्टिंग करेंगे। अगर 1000 और इससे ज्यादा हो गया तो हम लोग ससमय भेजेंगे फॉर कंप्लीट इवैल्यूएशन कंसल्टेशन। तभी अननेसेसरी स्विच का दरकार नहीं होता है। So thank you for a patient hearing, Thank you so much, sir. and thank Sir, you, we have Swet. a yeah, Yeah. yeah. So we have a few questions. Mm. We'll give mic access later. Here are the questions from the chat box. Sometimes other clinicians advise viral load test, which falls beyond NACO protocol. What to do in Mm. those cases? Uh, it's a difficult question, but at the same time, we have to, because we are in the NACO program, we are in the program in NSCP, we have to follow the guideline of NACO. Otherwise, if you think it's needed, sometimes for PEP, sometimes the doctor tells us that do some, in a case of PEP, there was an accidental exposure to needle or syringe. At times we can do, otherwise, and there's a condition criteria when the clinician feels like that, when the doctor feels that. Otherwise, we cannot disregard NACO guideline. And next question is, when the pregnant, when present beyond 36 of pregnancy for first time for VL testing, a report comes 800, what will be the infant prophylaxis? This good question. This is suppressed. This is below 100. Beyond 36 weeks, the patient has come, and if the child has been born and it's below 100, it's suppressed, then it will be a single prophylaxis. You see, it's below 100, below 1000 copies per ml, it is 800. Below 1000, it should be single dose prophylaxis of syrup nevirapine, and the breastfeeding should be for 6 weeks, irrespective of breastfeeding. To vertical trans, is U equal to applicably equal to vertical transmission? Yes, irrespective of gender. It is 0. But remember, we do not say do not use condoms. We always say correct and consistent use of condoms. We do not say do not use condoms, because there will be STIs as well, hepatitis B, hepatitis C as well, and other STI infections. So using of condoms are mandatory and must. This is applicable, U equal to U is applicable to HIV infection only. Thank you, sir. Kiran sir, please give access, mic access to everyone. Uh, we have with us Dr. Ravi sir. He's a public health specialist from ITech India. Sir, would you like to come in? Yeah, sir. Dr. Sanjay sir, I think that was a very well taken session. I think it was very elaborative and then very clear from your side. Thank you, sir. So I'll just take the first question. Can you please share the screen, Swetaji? Yeah. So sometimes, if at all, the clinicians advise the viral load test which falls beyond NACO protocol. See, always the CD4 testing and viral load testing is the medical officer's discretion. And no, there are certain case-to-case basis that we actually go sometimes beyond the protocols, which usually deviates from the no guidelines. So it's up to the medical officer's discretion whether to go ahead with the no viral load testing or CD4 testing, which actually talks about maybe I say immunological failure or virological failure is one thing to look into part of it. And beyond the schedule period, if at all the medical officer wants to do a viral load test, yeah, it's up to the discretion, but again, the case-to-case basis that needs to be done. The second one is, sir has already answered 36 weeks of pregnancy. For the first time, viral load test report comes 800 copies. What will be the infant prophylaxis? So usually when we say that the viral load suppressed, usually it will be the single prophylaxis, but you always have to take into consideration the duration of the ART that the pregnant woman was on. So that is most important. So you also have to look into that fact, and then no, based on the Yes, viral sir. load, it will be the usually the prophylaxis is a single prophylaxis. Is UV is equal to U applicable equally to vertical transmission? UV is equal to U is applicable only to the sexual transmission, but not for any other the transmissions part of it. So that needs to be no kept in mind when we talk about UV is equal to U, which clearly mentions that it talks only undetectable is untransmittable is related to the sexually transmission route of HIV, not for any other routes. I think thank you so much, sir, Prasanjit sir. That Thank you, was sir. very well moderated session.
So Thank you, any sir. other questions we can take up, sir? Thank you so much, Dr. Ravi sir, and thank you, Prasanjit sir, for the detailed session. We'll open up for questions for another 5 minutes. Any questions from the participants? Please feel free to unmute. I think they also can actually download the National ART Treatment Guidelines mobile application. So which is very useful, which actually gives you know the entire guideline at your fingertips. So maybe Sarita, Swetaji and Kiranji can actually share the links for the downloading the app. Yeah, here are the QR codes. The QR codes can be scanned. Yeah, please share the scan Yeah, on the that is- screen or send the link to everyone so that they can immediately download. So yeah, you can the actually links have been download already yeah, sent, sir. yeah. And here are the QR codes in case somebody wants to download the national guidelines for HIV care and treatment. Yes. I think this is most important mobile application, which is very handy, which is available both on Android and the iPhones. So you can download it and keep it handy. So it will answer many of your queries. So any other questions we may take up, Dr. Prasanjit Saha, sir. Any questions from the participants? I'll just add on Yes, sir. something, ma'am. Yes, sir. Can you go back to the question page, last line, Sure. last slide? Sure, sir. Mm. Yes. So I read it, but I read it. It was not very clear. I couldn't read it properly now. Definitely. Thank you, ma'am. Now it's bigger. Vertical transmission, that is mother to child transmission, which Ravi sir already said. WHO, NACO does not say it's completely safe. Zero transmission, it doesn't say that. I said it in my slide. There's minimal risk. The phrase they use is minimal risk. Whereas in sexual transmission, it's zero. It's zero. That's what the word they use. That's the phrase. So vertical transmission is minimal risk is there, which Ravi sir rightfully cleared off. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Excuse I me, think the sir. most important, you Hello? actually can go through the different case scenarios of the ANC women presenting in pregnancy. Exactly. So it's all there in the some of the previous presentations. You have almost like 14 to 16 case scenarios about the pregnant woman and the prophylaxis that needs to be given to the babies based on the timing of the viral load testing that was done for the pregnant woman. Baikund sir, you were Yeah. saying something. Hello. Dr. Tripathi, sir, yes. Sir, I am Dr. Tripathi from Bhubaneswar Health Center. Sir, my question is, apart from my second question, I refer to the second question. In a pregnant woman who presents later in pregnancy, and we have done the viral load test, and it comes as viral suppressed. That means 800 copies. So in that case, only this factor is to be considered for deciding infant prophylaxis, or we should take into account the duration of his their ART, particularly new cases. No, sir. Duration of ART. Yes, sir. Here in this particular case, we look into the viral load suppression part of it and decide the prophylaxis, because that is the reason why we say the mandate 32 to 36 weeks of viral load testing in the pregnant woman to determine the risk of transmission and also to Type determine of the prophylaxis part of it. Mm. So in this particular scenario, we can actually decide based on the viral load suppression part of it. But as I said, there are certain scenarios where you also need to look into the duration of the ART also. I'm talking about different case scenarios here. So in this particular scenario, as clearly said, based on the viral load suppression, we can go for a single prophylaxis. Sir, where can I go get the other scenarios in pregnancy cases? Yes, sir. One is that you can look into the guidelines part of it, and we have the previous sessions on the PPTCT. Maybe Dr. Sweta and Kiranji can actually circulate the older sessions where we have different case scenarios. So Right. that will be very useful for for you to judge what exactly the action to be taken in these cases. So that becomes very handy for every one of us.
In this case, I should request madam to share that particular pregnancy related. Sure. When I share this PPT, I'll share the earlier one also There was for the again, PPT. I think I have missed that somehow. I'll just add on to what Ravi sir said. Please, may I? Dr. Yes, Yes, sir. Yes, Vaikunt? sir. Please, sir. So Ravi sir gave the answer perfectly. I just say when the viral load is suppressed in a mother, pregnant woman within 32 to 36 weeks, the child is known as low risk infant. Yes, Low sir. risk. The moment is low risk, definitely it talks about single prophylaxis. Absolutely. When the viral is unsuppressed, then it's a high risk infant. So prophylaxis is double, it's dual prophylaxis. So as because the viral load is below 1000, so naturally it's suppressed and naturally it's an infant is at lower risk. Yes, This sir. is I just Perfect. wanted to add. Perfect, sir. Yeah. So Perfect. may I end? Yes, Yeah, sir. if there Thank are you so no much, more sir. questions, yeah. Uh, So- Yeah. So In first, case there may are I- questions, yes, sir. okay, let me thank Ravi sir. I'm so delighted to have him on the line. And my thank pleasure, sir. My pleasure. thank you, Shweta ma'am, for Thank helping you, me. sir. Thank you, Kiran sir and the whole ITech team. Thank you, Ismail ji. He's sitting beside me and whole COE STM team. Thank you so very much. Sir. Thank you so Thank much. you. sir. Thank you. Thank you so We'll much. conclude the session now. Sorry to keep everyone waiting. Thank you so much. Yeah. Thank you so much, sir. Sweta Jain Kiran. Thank you. Thank you, sir. नहीं, जो anti-HBs titer ये बाहर से करना पड़ेगा। तुम अगर पार्शियली नहीं हो Can we? तो टाइटर करने से पता चलेगा कि आपका वो Yes, दो sir. डोज में आपको सफिशिएंट प्रोटेक्शन मिल रहा है कि नहीं। हाँ